हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो है ईवीएस। और जो ईवीएस क्लास रहेगी ये आपकी पूरी ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके अंदर नेपेतिन्स पौधे के बारे में। ये एक पौधा है जिस पौधे को क्या कहा जाता है, नेपेतिन्स पौधा कहा जाता है। और इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देना कि ये जो क्लास रहेगी आपकी क्लास महा मैराथन क्लास है, और इस क्लास में पूरा ईवीएस का निचोड़ रहेगा और वो भी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो रहेगा। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें और 30 में से 30 नंबर गेन कीजिए। तो नेपिथेन्स जो पौधा है ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि जो नेपेथिन्स जो पौधा है ये कहाँ पर मिलता है, तो याद रखना इंडोनेशिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर होता है, और भारत के किस राज्य में होता है, भारत के ये मेघालय राज्य में होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए इसी से, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। जो ये पौधा होता है यानी कि जो ये नेपेथिन्स नामक एक पौधा होता है ये छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को खाता है। लेकिन इसे खाने के लिए देखिए, थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, यह पौधा लंबे घड़े के समान दिखता है। यानी कैसा होता है, लंबे घड़े के समान जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो ये जो पौधा होता है वो लंबे घड़े के समान दिखता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती का एक जो ढक्कन होता है उस टाइप का लगा होता है। और इससे खुशबू निकलती है, और जो इसका ये मुंह होता है जो घड़े जैसा दिखता है, इससे क्या है, खुशबू बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेपेथिन्स पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, घटपर्णी पौधा कहते हैं। अगर पेपर में पूछा है कि नेपेथिन्स जो पौधा होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। अन्य कीट भक्षी यानी कि कीट भक्षी जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं, नेपेथिन्स जैसे जो पौधे होते हैं वो किस कौन कौन से होते हैं। देखो, एक जो पौधा होता है जिसे कहा जाता है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा ड्रोसेरा जो पौधा होता है ये भी कीट भक्षी पौधा होता है जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। संड्यूज एक पौधा होता है जो क्या होता है, कीट भक्षी पौधा है। डायोनिया जो एक पौधा होता है ये भी कीट भक्षी पौधा होता है। सेरोसेनिया एक पौधा है, ये भी कैसा है, कीट भक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया ये भी एक पौधा है जो कीट भक्षी पौधा है, जो छोटे जीवों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो आपसे हमेशा पेपर में पूछ जाता है कि भारत के अंदर जो नेपेथिन्स जो नामक पौधा होता है जो कीट भक्षी पौधा होता है वो किस राज्य में पाया जाता है। ध्यान देना, ये पाया जाता है कहाँ पर, मेघालय के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है, ध्यान देना भाई, मेघालय के अंदर पाया जाता है। इसी के बाद हम लोग आगे जानेंगे क्रोटोन पौधे के बारे में। किसके बारे में, क्रोटोन पौधे के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में, क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। जो क्रोटोन ये पौधा होता है ये किसका काम करता है, ये एक सिग्नल का काम करता है। और जो ये पौधा होता है ये जमीन की दशा को बताते हैं कि जो ये जमीन है इसमें भी नमी है या ये जमीन जो है वो सूख चुकी है। तो इसी में देखिए अब, यानी जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं, यानी कि बहुत गहरी जो होती है इसकी जड़ें नहीं जाती हैं, थोड़ी ऊपर रहती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार की क्या है, सिग्नल होता है, इसीलिए इसे एक सिग्नल पौधा भी कहा जाता है। ये मिट्टी को ये बताता है कि वो मिट्टी सूख रही है या उस मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं नमी है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो थोड़ी ऊपर ही रहती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। और जैसे ही इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर जाती हैं, अगर ये पौधा सूखना प्रारंभ कर देता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखना शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए कि उस मिट्टी की जो नमी है या उस मिट्टी में जो तत्व है वो समाप्त हो चुके हैं। अब क्या है कि अब इस मिट्टी से जो भी पौधा होगा इस मिट्टी के अंदर वो नहीं हो पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में जानेंगे हम किसके बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक जो है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि रेगिस्तानी जो ओक होता है ये जो पेड़ है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फुट फिट होती है। और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत कम होती हैं।
भाई अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने लोगों के, दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। और कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण एनसीईआरटी जो रहेगी इसका निचोड़ रहेगा। और हम इसी मात्र एक वीडियो से 30 नंबर रहेंगे, ईवीएस में जो 30 नंबर आने हैं उन्हें गेन करेंगे। देखिए, और रेगिस्तानी योग के बारे में, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक नीची होती है। कितनी होती है? 250 से 300 फीट जमीन के अंदर नीची होती है, यानी कि नीचे तक जाती हैं। जब तक पानी तक ये ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जो इनकी जड़ें होती हैं वो 250 से 300 फीट तक क्या होती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं। और ये तब तक नीचे जाती रहती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। और जैसे ये पानी तक पहुंचती हैं तो वहां से ये पानी को अवशोषित करती हैं, और जो ये पेड़ का तना होता है उस तने में उस पानी को स्टोरेज कर देती हैं। और कभी अगर उस गांव या उस इलाके में जहाँ पर ये रेगिस्तानी ओक होता है, अगर उस इलाके में कभी पानी ना हो तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो पाइप के माध्यम से इस तने से पानी को निकाल लेते हैं, और इसी पानी से क्या करते हैं, अपना जीवन व्यापन व्यापन करते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, और इसी पानी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चल रही है भाई। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। अब पढ़ेंगे बरगद के बारे में, कि बरगद से किस प्रकार के हमारे पेपर में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देना, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। तो यानी कि जो बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है वो क्या होती हैं, वो बरगद की जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं, और जो ये जड़ें होती हैं वो किससे निकलती हैं, बरगद के पेड़ की टहनी से निकलती हैं। और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो किसकी तरह सहारा देती हैं, ये मजबूत खम्भे की तरह पेड़ को क्या देती हैं, याद रखना भाई, सहारा देती हैं। इसी के बाद देखिए हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों से किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज को देखेंगे। तो भाई जितने भी लोग हैं वीडियो को शेयर करते रहिए। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल की होती हैं, यानी कि जो जितनी भी सब्जियां होती हैं ज्यादातर वो क्या होती हैं, पौधे के फूल की होती हैं। और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। यानी देखिए, ध्यान देना, जो सब्जियां होती हैं वो पौधे के फूल भी होते हैं, और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। अब देखिए, जो आयरन होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आयरन जो होता है वो किस प्रकार की सब्जियों से हमें प्राप्त होगा, तो गुड़ होता है, गुड़ से भी हमें क्या है, आयरन प्राप्त होता है। आंवला जो होता है, आंवले से हमें क्या होता है, याद रखना, आंवले से हमें जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसकी मात्रा मिलती है। हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। जैसे आपकी पालक रहा आपका, सरसों रहा आपका, तो पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि कभी लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं भाई इन्हें पालक की सब्जी या हरे पत्तेदार सब्जी खिलाइए, ताकि आयरन की जो मात्रा है उनके शरीर में पूरी हो सके। अब इसके बाद हम जानेंगे कि विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी, यानी किस देश से कौन सी सब्जी आई है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, यानी हरी मिर्च, टमाटर और जो आलू है ये कहाँ से आई, ये आई है साउथ अमेरिका से आए हैं। गोभी और टमाटर जो सॉरी, गोभी और जो मटर है वो कहाँ से आई हैं, वो यूरोप से आई हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉफी, बीज और जो भिंडी होती है, यानी बीन्स जो होती हैं, ये कहाँ से आई हैं, ये आपके अफ्रीका से आए हैं। और सोयाबीन जो है ये कहाँ से आई है, चीन से। तो हमसे पेपर में पूछा जाता है कि जो सोयाबीन है वह किस देश से भारत में आई, या किस देश से आई, तो याद रखना वो आई है चीन से। हमसे पूछा जाए तो मटर है वो कहाँ से आई है, तो याद रखना वो आई है आपकी यूरोप से। अगर पूछा जाए कि टमाटर कहाँ से आए, तो टमाटर आए भाई साउथ अमेरिका से। तो हर एक सब्जी के बारे में लगभग आपको बताया गया है, जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। अब जानते हैं पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी जो पौधे के भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं वो कौन कौन सी सब्जी हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो जड़ वाली सब्जी होती है वो कौन सी होती है। देखिए, अगर मैं जड़ वाली सब्जी की बात करता हूँ तो इसमें जो मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टोपियोका है या शकरकंदी है, ये सभी की सभी कैसी सब्जियां होती हैं, ये सभी सभी जड़ वाली सब्जियां होती हैं। कैसी सब्जियां होती हैं, सभी सभी जड़ वाली सब्जियां होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ तने वाली सब्जी कौन सी होती है, तो याद रखना तने वाली सब्जी में आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, गन्ना है, कमल, डंठल है। ये जितनी भी सब्जियां हैं, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल, ये सभी तना वाली होंगी। मूली, गाजर, चुकंदर
टोपियोका और शकरकंदी जो है वो जड़ रहेंगी। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ किसके पत्ती के बारे में कि पत्ती वाली सब्जियां कौन सी होती है, धनिया हो गया, पत्ता गोभी हो गया, अरबी हो गया, पालक हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये सभी कैसी होती हैं, सभी की सभी हमारी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं वो कहलाती हैं। अब हम लोग जानेंगे बीज वाली सब्जी कौन सी होती है। देखिए, तो बीज वाली सब्जी किस प्रकार कौन कौन सी होती है। चना हो गया, चना क्या एक बीज है, तो ध्यान देना, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज, ये सभी क्या है, ये बीज वाली होती हैं। और याद रखना, पौधे के इन भागों को ही हम क्या करते हैं, इन्हीं भागों को खाते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि भाई अगर मूली, हम क्या खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं। कोई हमसे कहे चना का क्या खाते हैं, चना का बीज खाते हैं। कोई हमसे कहे कि पालक का क्या खाते हैं, पालक के पत्ते खाते हैं। कोई हमसे कहे अदरक के क्या खाते हैं, तो अदरक का हम तना खाते हैं। अब देखिए उसके बाद जानेंगे फूल वाले। फूल वाली कौन से, सहजन हो गया, केला हो गया, कचनार हो गया, ये सभी किस प्रकार के हैं, ये आपके फूल वाली सब्जियां। और लगभग हम इनके क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये जाना कि विदेश से आने वाली सब्जियां कौन सी है, या पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो इस चीज के बारे में भी आप लोग ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ेंगे जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रह जाने वाले जो फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जल्दी खराब होने वाली जो सब्जियां फल हैं वो कौन से रहेंगे, या कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं, जिन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर नहीं, या जिन्हें हम कुछ दिन तक अपने घर पर एज इट इज रख सकते हैं, उनमें खराबी नहीं होगी। तो देखो इस चीज के बारे में जानेंगे। जो पालक है, पालक जल्दी खराब हो जाएगा। आप पालक को लेके आइए, एक दिन रख सकते हो, दूसरे दिन जो वो पालक के पत्ते हैं वो थोड़े क्या है, मुरझाने लगेंगे, और वो धीरे दो एक दिन के अंदर खराब हो जाते हैं। केला है, केला भी क्या है आपका, जल्दी खराब हो जाता है। फूल गोभी है, ये 2-3 दिन चल जाती है, लेकिन ये भी खराब होना प्रारंभ हो जाती है। मटर है, ये भी खराब होना शुरू हो जाती है। खीरा रहा, अंगूर रहा, बैंगन रहा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। और अगर मैं बात करता हूँ, लौकी रहा, आलू रहा, प्याज रहा, नाशपाती रहा, चीकू रहा, अदरक रहा, अनानास रहा, ये सभी कैसी चीज हैं, ये सभी ऐसी चीजें जिन्हें हम कुछ दिन तक रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। तो चीकू जो आप कहोगे, चीकू, चीकू ये क्या है, कुछ दिन तक स्टोरेज किया जा सकता है, कुछ दिन तक रखा जा सकता है, बाकी ये चीज नहीं रहेगी। ये भी किस में हो जाती है थोड़ी, अगर 5-6 दिन हो जाएंगे तो चीकू खराब हो जाता है, लेकिन ये फिलहाल कुछ दिन तक हम इन्हें इनके मुकाबले सेफ रख सकते हैं। आपका अगर सेब आ जाएगा तो सेब भी किस में होगा, याद रखना, सेब भी आपका कुछ दिन तक रखने वाली जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनमें काउंट हो जाता है। भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए एकदम बिल्कुल फुल एंड फाइनल ये क्लास रहेगी। इसके बाद आप कोई भी क्लास भली मत पढ़िए, बस इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो आपके जो 30 के 30 नंबर है वो इससे आप गेन करोगे। इसी के बाद ध्यान देना, अब देखेंगे जड़ें पौधा को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को। अच्छा, ये तो किसके बारे में आ गया भाई, ये थोड़ा किसके बारे में है, इसके बारे में देखना। तो जड़ें होती हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। देखो, तो जड़ें होती हैं पौधे को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं। आपने देखा होगा जितने भी पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, तो वो कुछ तो पेड़ की मजबूती भी बनाए रखती हैं। और जब मजबूती बनाए रखती हैं तो वो क्या करती हैं, जमीन के अंदर से जल रहा, खनिज रहा, इनको क्या करती है, अवशोषित करती है, और पेड़ को क्या देती है, पेड़ के अंदर वो पेड़ जड़ों से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं। जड़ जो पानी होता है, पानी पेड़ जो कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जिस मैदान में 1-3 बीज बोए जाते हैं, जिस मैदान में 1-3 बीज बोए जाते हैं उसे 1-3 जमीन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, 1-3 जमीन बोलते हैं। ये चीज ध्यान देना। अगर हमसे पूछा जाए कि जिस मैदान में 1-3 बीज बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे 1-3 जमीन बोलते हैं या कहते हैं। उसके बाद में कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ था कि जिन पौधों को बोया नहीं जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें खरपतवार कहा जाता है। इन्हें निकालना जरूरी होता है, यानी इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेंगे और फसल कम होगी। यानी कि जो खरपतवार होता है, इसे हम लोग निकाल देते हैं, इसे हम नष्ट कर देते हैं। अगर हम इसे नष्ट ना करें या खेतों से इसे ना निकालें, तो इसके जो जितना भी हम खाद या पानी के पौधे को देंगे, ये उस पौधे के खुद खाद और पानी को खुद अवशोषित कर लेगा, और उस पौधे को ये क्या है कि उस पौधे को धीरे धीरे करके वहां पर जो उसकी होन है, जो पैदावार है, वो उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो खरपतवार होता है हम इसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब रहा, गन्ना रहा, केला रहा। आप अक्सर ध्यान देना,
कि कुछ जैसे गन्ना रहा, गन्ने का कोई बीज नहीं आता है, आपने देखा गुलाब, गुलाब का कोई बीज नहीं आता है। गुलाब की हम टहनी को अगर काटें और उसे अगर जमीन में बो दें दोबारा से कलम बनाकर, तो याद रखना वो गुलाब जो है वो पौधा का रूप धारण कर लेगा, उसी में से एक पौधा जो है वो निकल आएगा। गन्ने का सेम प्रोसेस होता है। एक बड़ा गन्ना होता है, उसके छोटे छोटे हम क्या है भाग या डिवाइड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, उसे जमीन में गाड़ देते हैं या लगा देते हैं, तो उसमें से दूसरे गन्ना क्या है, गन्ना उत्पन्न हो जाता है। यानी ये क्या है कि ये बीज के माध्यम से नहीं होते, ये क्या होता है ध्यान देना, ये सीधे इनकी टहनी के माध्यम से हम इन्हें उगा सकते हैं। उसके बाद में आगे जानेंगे। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो कितनी होती है, 2 से 10 इंच तक ही बस पेड़ के अंदर होंगी। बड़े पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी ज्यादा गहरी तक जाती है। जैसे सपोज करना, आपने कभी अक्सर देखा होगा, जो फूल वाले जो जैसे गेंदे का फूल हो गया, उसकी जो जड़ें रहेंगी, छोटा पेड़ है, कितनी अंदर जाएंगी, मुश्किल से 2 से 10 इंच तक अंदर जाती हैं, इतनी ही रहती हैं बस। अब मैं कहने लगूं, एक जामुन का पौधा हो गया, एक शीशम हो गया, अगर उसकी जड़ें रहेंगी तो कितनी गहराई तक जाती हैं, तो याद रखना बड़े पौधों की जो जड़ें हैं वो 10 फुट तक जाती हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं 2 से 10 इंच तक ही अंदर जाती हैं। उसके बाद में देखिए, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जो ये पौध जो इनकी जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, वो क्या जल और खनिज को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, जो मुरझाए हुए जो पौधे होते हैं, अगर इन्हें पानी दें तो इनकी जो ये दोबारा से इनकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो अब अवशोषित जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी के सभी याद रखना पानी के माध्यम से क्या होगा कि इनकी पत्तियों को अपना भोजन प्राप्त कर लेंगी और या उसे अवशोषित कर लेंगी। उसके बाद में जो पत्तियां हैं दोबारा से हरी भरी हो जाएंगी। इसी के साथ देखिए अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ध्यान देना, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्तियां होती हैं वो किसकी होती है, खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, याद रखना। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि याद रखना जो जल और खनिज होता है वो वाहिकाएं जो होती हैं, जो वेसल्स जो होती हैं उनके द्वारा क्या है पत्तियों तक पहुंच जाती हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना और शाखाएं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो इसमें जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे मैं जड़ की बात करूं, तना की बात करूं, शाखाओं की बात करूं, पत्तियों तक फैल जाती हैं, ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कैलोफ्रिल कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब देखो, कैलोफ्रिल जो होता है वह सूर्य के प्रकाश को यानी सौर ऊर्जा की ऊष्मा को संग्रहण स्टोरेज करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। जो क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, संग्रहण करती है, स्टोरेज करती है, और ये क्या करती है इसके बाद में पत्ती की सहायता करती है, यानी कि संग्रहण या ऊर्जा का संग्रहण या स्टोरेज करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन, ध्यान देना, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब देखिए, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्यों के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा को क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को इकट्ठी कर लेती हैं और उसके बाद में क्या बनाती हैं, लोग भोजन के रूप में क्या करती हैं, उस चीज को हमेशा वो खाती रहती हैं, भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग झूम झूम खेती के बारे में, कि झूम खेती है वो किस तरीके से होती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन के कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि जो झूम खेती होती है, जैसे हमने झूम खेती की, एक फसल उगाई, तो उसके बाद में जैसे फसल काटने के बाद कुछ साल तक या कुछ समय के लिए उस जमीन को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, उसमें उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं। तो इस जगह में क्या होते हैं, बांस या जो जंगल की जितनी खरपतवार होती हैं वैसी चीजें उग जाती हैं, उसे उजाड़ते नहीं, बस गिराते हैं, जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती हैं।
यानी जैसे हमने झूम खेती की, कोई हमने फसल उगाई झूम खेती के उसमें, तो उस समय उसमें से फसल को काटने के बाद में हम उस जमीन को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। उसमें जो भी खरपतवार होगा, कुछ यानी घास होगी, कुछ बांस हो जाएंगे, ध्यान देना। तो जितने भी जंगल टाइप की चीजें हो जाएंगी, झाड़ियां हो जाएंगी, उन्हें काटेंगे। काटने के बाद उसे खेत में, उस झूम खेती जो है उसी जमीन में गिरा देंगे। जैसे ही वो सूख जाएगा, तो सूखने के बाद उस जगह आग लगा देंगे, और उसका जो राख बनेगा वो क्या बनती है, याद रखना, वो खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब हम उस खरपतवार में या उन जो भी बांस या जो भी जंगल होता है, जब उसमें आग लगाते हैं, तो ये विशेषकर ध्यान देते हैं कि इस जो हमने आग लगाई है, ये आग किसी दूसरे पौधा को या जंगल में आग ना लगे। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है, तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। यानी कि याद रखना, जब इस जमीन में क्या होती है, जब खेती की बारी आती है, तो जमीन को जोता नहीं जाता। यानी कि जब इसे खेती करते हैं, दूसरी फसल उगाई जाती है, तो उस समय क्या करते हैं, इसे जोतते नहीं हैं, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, ये याद रखना भाई। उसके बाद में एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई हो गया, सब्जी हो गया, मिर्च हो गया, चावल बोए जाते हैं। ये चीज ध्यान देना। यानी जो झूम खेती है उसमें एक ही साथ कई प्रकार की फसल की जाती है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधा को उजाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। यानी जो उसके बीच में जो खरपतवार होता है, उस खरपतवार को गिरा देते हैं, यानी काट के उखाड़ के, यानी कि उसे वहीं पर गिरा देते हैं, जलाते नहीं हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और वो भी खाद का रूप कारण या उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। इसके बाद में देखिए, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। तो यानी स्थानांतरित खेती होती है, झूम जो खेती होती है, हमेशा कहाँ की जाती है, उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में ही की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान देना, कुक्कुड़ झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक, यानी कुड़ुक जो है वो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल में तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा जो होती है, याद रखना, उसे जंगल को क्या कहते हैं, जंगल को तोरांग कहा जाता है। इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपकी ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। तो विशेषकर ध्यान दें कि पूरी की पूरी आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। तो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, शुरू से एंड तक इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब बात करेंगे जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए, जंगल अधिकार कानून 2007 में, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी कि जंगल अधिकार 2007 में आया था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति जिस जंगल में 25 साल से रह रहा है, जिस जगह में रह रहा है, अगर वह उस जगह में कुछ भी उगाएगा, तो उसे उस जंगल से उगाने से नहीं रोका जा सकता, उसे हटाया नहीं जाएगा। जंगल का जो संरक्षण है, याद रखना, वहां भी ग्राम सभा करते हैं। यानी कि जंगल का जो संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। यानी कि वहां का जो संरक्षण होता है, जैसे जो लोग जंगल में रह रहे हैं, तो वहां का जो संरक्षण करेंगे वो कौन करता है, ध्यान देना, वो हमेशा करती है वहां की जो ग्राम सभा। जो वहां पर जंगल में लोग रह रहे हैं, वो उसकी क्या करती है, रक्षा करती है जंगल की। उसके बाद देखिए, खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जाते हैं। अगर हम खानों की ज्यादातर खुदाई करेंगे, तो उसके ऊपर जितने पौधे होते हैं वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और हम बांधों का निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा क्या, लकड़ी काटते हैं। तो लकड़ी काटने के लिए क्या होता है, जंगल हम लोग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जानेंगे किसके बारे में, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि जो है वो क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखना, जो कृषि में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, एक तो फसल शामिल होती है, फल शामिल होते हैं, सब्जियां शामिल होती हैं, फूल शामिल होते हैं, और पशु जो धन होते हैं, इन सबको याद रखना, इसमें शामिल किया जाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। यानी कि कितने, 50% जो लोग होते हैं वो कृषि से संबंधित, कोई फल उगा रहा है, कोई फूल उगा रहा है, कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई पशुओं को पाल रहा है। इस तरीके से 50% जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है।
तो याद रखना भारत की कुल कितनी जनसंख्या यानी कि कृषि पर निर्भर निर्भर है, याद रखना 2/3 जो संख्या है वो किस पर रहेगी, कृषि पर। और कृषि में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, पशु पालन करना, याद रखना फूलों को उगाना, ये सब कृषि के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। तो यानी कि जहां पर फसलें उगती हैं, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। उसके बाद में जानते हैं एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। अगर हम किसी जमीन पर एक जैसी फसल ही उगाते रहेंगे, जैसे सपोज करना कि हम लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में धान उगाते हैं, तो हम उसमें इतना केमिकल डालते हैं, एक ही फसल को अगर उगाते रहेंगे तो वहाँ की जो फसल है वो कैसी, यानी कि वहाँ की जो भूमि है, जो जमीन है, वो कैसी हो जाएगी, वो कम उपजाऊ बचेगी। क्यों, जो उसके जो जितने भी पौष्टिक जो तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, वो सब धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि हम जिस भी फसल को करते हैं, चाहे वो गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो, उसे हम उगाने के बाद, प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए खेत को अच्छे तरीके से उसकी जुताई करवाने के बाद में क्या करते हैं कि उसे खुला छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर जितने भी खनिज जो पदार्थ होते हैं वो दोबारा से वहां पर उत्पन्न हो जाएं। उसके बाद में देखिए ये क्या होती है, यूज करने से जमीन जो बंजर हो जाती है, जड़ों, पत्तों, शाखाओं के झड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यानी जो जमीन के अंदर जो जड़ें होती हैं, पत्ते जो गिरते हैं, शाखाएं जो झड़ने लगती हैं, और जो केंचुए होते हैं, केंचुओं का जो मल होता है, ये क्या करती है, उस जमीन को हमेशा उपजाऊ बनाती है। उसके बाद में ध्यान देते हैं लोअस या पवनोड मृत्तिका वह मृत्तिका है जो पवन द्वारा उड़ाकर दूर दूर जमा की जाती है। यानी कि जो हवा के माध्यम से मिट्टी इधर से उधर आती है, या कुछ पौधे इधर से उधर आते हैं, कुछ पत्ते इधर से उधर आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको क्या कहता है, उसे लोअस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे लोअस कहा जाता है, या उसे पवनोड मृत्तिका भी कहा जाता है, जो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती हैं। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, ध्यान दीजिए। अब जानेंगे फसलों के बारे में, यानी फसल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो फसल होती है वो कितने प्रकार की होती है। फसल होती है 3 प्रकार की। पहले होती है खरीफ फसलें, सेकंड होती है रबी फसलें, और थर्ड होती है जायद की फसलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। देखो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जो खरीफ फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती है, नवंबर से दिसंबर में ये फसल काट ली जाती हैं। अब इसके बाद में जानेंगे हम लोग। अब देखिए नवंबर से दिसंबर में फसल काट ली जाती है। अभी इनकी प्रमुख फसलें कौन सी होती है, खरीफ फसलें, चावल यानी धान हो गए, ये जून जुलाई में बोई जाते हैं और नवंबर दिसंबर में काट ले जाते हैं। मक्का हुआ, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, कपास हो गया आदि। ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी की सभी कैसी फसल कहलाती है, सभी की सभी खरीफ फसलें कहलाती हैं, क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसके बाद में हम लोग जानेंगे रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर काटने का जो शुरुआत होगी तो उससे कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 15-15 दिन का हिसाब होता है। जैसे 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर या दिसंबर, इस तरीके से कुछ सिक्वेंस होता है, तो आधा नवंबर ऐड हो जाता है, आधा अक्टूबर ऐड हो जाता है। तो देखिए रबी की जो फसलें हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अब देखिए जैसे अब सर्दियां प्रारंभ है, तो अब कौन सी फसल उग रही है, इस समय जो फसल है वो कौन सी रहेगी भाई, वो गेहूं की फसल है। तो देखो इसमें प्रमुख रबी की फसलें कौन सी होती है, आलू हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर, बरसिम हो जाएगा। ये सभी कैसी फसल होती हैं, ये रबी की फसलें होती हैं। तो ध्यान देना कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, हमें पता होनी चाहिए। तो मार्च अप्रैल में जो काटी जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। नवंबर और जो दिसंबर में काटी जाती हैं वो कौन सी होती है, ध्यान देना, वो खरीफ की फसलें होती हैं। कुछ कुछ जगह यहाँ पर नवंबर दिसंबर ऑप्शन ना आए तो अक्टूबर नवंबर भी हो जाएगा, वरना राइट आंसर क्या है, नवंबर से दिसंबर रहेगा। आप कहोगे सर जब यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 15-15 दिन का जो सीक्वेंस होता है वो सारी चीजें वो होती हैं भाई। इसके बाद में देखिए अब जो जायदा की फसलें होती है वो कौन सी होती है, इस चीज के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, तो जायदा की फसलें, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ध्यान देना, यह मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। और याद रखना जायदा की फसलों को नगदी फसल भी कहा जाता है। कैसी फसल कहा जाता है, इन्हें नगदी फसल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख देखिए, इसकी प्रमुख फसल कौन कौन सी होगी, जैसे ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गया आदि।
यानी कि ये फसल सिर्फ ओनली किसके लिए, पैसे कमाने के लिए भाई, रिसेंटली अभी उगाइए और 2-1 महीने में पैसा रिसेंटली प्राप्त कर लीजिए। बाकी की फसलों में 4-4 महीने का समय होता है, पर यहाँ पर इतना समय नहीं लेते हैं ये लोग। तो ये सिर्फ जो होता है, इसलिए ज्यादा फसल को नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी के बाद में हम लोग जानेंगे जल संवर्धन के बारे में कि ये क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। यह खेती करने की एक विशेष तकनीक, ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। यानी कि किस में उगाया जाता है, ये उगाया जाता है पानी में। ध्यान देना, इसे जल संवर्धन कहते हैं। आपने एक पौधा सुना होगा, मनी प्लांट। मनी प्लांट आपने देखा होगा अक्सर। कब मनी प्लांट को लोग बाहर, जो लोग होते हैं वो एक पानी में यानी बोतल में पानी भरेंगे और उस बोतल के अंदर मनी प्लांट को डाल देंगे। अब जो वो पौधा है, वो पौधा क्या होता है, मनी प्लांट अब क्या है, उसी पानी में बढ़ता रहता है। तो ये पौधा कौन सा होता है, जिसे पानी में उगाया जाता है। ध्यान देना, यह खेती करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। पौधों को पोषण तत्वों और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीक में पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। जो पौधा सिर्फ ओनली जल के माध्यम से या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से उगाया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है जल संवर्धन कहा जाता है। आगे जानते हैं इसी के बाद हम लोग द्वितीय क्रांति के बारे में। यानी कि द्वितीय क्रांति कौन सी है भाई, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए देखिए हम लोग जानेंगे क्रांतियों के बारे में। जो क्रांति कितनी आई थी, 2 क्रांतियां थी भाई। सबसे पहले जानते हैं द्वितीय हरित क्रांति की जो घोषणा की गई थी, ये द्वितीय नहीं होगी भाई। देखना बच्चा, ध्यान दीजिए, ये द्वितीय क्रांति की बात हो रही है। तो द्वितीय जो क्रांति है, इसकी जो घोषणा हुई थी वो 1983 से 1984 में हुई थी। और ध्यान देना, भारत में द्वितीय हरित क्रांति 1985 से 90 में आई थी। घोषणा कब हुई थी, 83 से 84। और भारत में आई कब थी, 85 से 90 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अब द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैविक कृषि का निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया है कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो दूसरी जो क्रांति, हरित क्रांति थी, ये हरित क्रांति किसके लिए आई थी, जैविक कृषि के निर्णय के लिए। याद रखना, किस कैसी कृषि के लिए आई थी, जैविक कृषि के लिए आई थी। तो ध्यान देना, अगर हमसे पूछा जाए कि पहली जो हरित क्रांति है वो कब आई थी, तो याद रखना बच्चा 1965 से लेकर 1968 में आई थी। और इसके जो जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक, वो कौन है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। भारत के अंदर जो जाने जाते हैं वो कौन है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन भाई। और अगर मैं विश्व की बात करता हूं तो विश्व में कौन है, लिख लेना, नॉर्मन बॉर्न, नॉर्मन बॉल बॉर्क, बच्चा याद रखना, बॉल लोग भाई। बॉर लोग याद रखना, बॉर लोग जो हैं ये विश्व में इसके जनक माने जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कौन है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ये चीज ध्यान देना भाई आप लोग, नाथन। अब देखिए इसके बारे में और जानते हैं। द्वितीय हरित क्रांति में अन्य सभी क्षेत्रों में भी क्रांति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। द्वितीय हरित क्रांति को पुनर्जीवित करने का कार्य 1991 से 92, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। यानी कि दोबारा से 1990 में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो 91 से 92 के अंदर जो डॉक्टर मनमोहन थे, इन्होंने ये कहा था कि हरित क्रांति पर भाई ध्यान दीजिए, ताकि जो कृषि है, जैसे हरित क्रांति के अंदर कौन कौन सी फसल को शामिल किया गया था, तो हरित क्रांति के अंदर गेहूं और जो चावल होते हैं, इन्हें शामिल किया गया था। ध्यान देना भाई, इन पर विशेषकर ध्यान दिया जाए, उनकी जो बढ़ोतरी है, जो इनकी होन है, वो ज्यादा
होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान दीजिए, द्वितीय हरित क्रांति में तकनीकी का समावेशन 2006 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। तो द्वितीय जो हरित क्रांति है, इसकी जो तकनीक जो इसमें आई थी, तकनीक और ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने की जो बात की गई थी, इसके अंदर जो 2006 के अंदर जो समावेशन किया था वो किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये हरित क्रांति को पूर्ण जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 से और 92 के समय में। इन चीजों को ध्यान देना, ये चीजें बहुत क्या है भाई, महत्वपूर्ण चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट जानेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। तो देखिए, अगर श्वेत क्रांति की बात करता हूं तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है। यानी कि श्वेत क्रांति, जो दूध होता है भाई, जो दूध होता है वो भी कैसा होता है? सफेद, यानी कि श्वेत होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत के अंदर डॉक्टर वर्निज कुरियन को भारत के अंदर क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। इस चीज के बारे में ध्यान देना। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्निज कुरियन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ध्यान देना कि जो डॉक्टर वर्निज कुरियन जो हैं, इनके जो जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब भाई? 26 नवंबर को। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यानी जो श्वेत क्रांति से किस नाम जाना जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। यानी कि विश्व के अंदर जो दूध उत्पन्न होता है सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है। और याद रखना, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है भाई। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना भाई, कौन सा रहेगा? वो रहेगा भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। चलिए, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। और जितने भी लोग हैं भाई वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। और किसी भाई को नोट्स चाहिए, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो 9991158665 इस पर वो बच्चा क्या है? व्हाट्सअप कर सकता है और नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की पेडागोजी की बात हो तो वो यहाँ से नोट डाउन जो नोट्स है वो ले सकता है। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिस टेलीग्राम का जो नाम है रहेगा वो क्या रहेगा? जीत मंत्रा। आप इस टेलीग्राम से भी इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं जो भाई वीडियो को देख रहा है, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलिए। अब देखिए, जानते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित? तो इसका संबंध समुद्री उत्पादन से है, यानी मछली पालन से। नीली क्रांति का जो उत्पादन है वो किससे है? मछली पालन से है, यानी कि समुद्री उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? अरुण कृष्ण और हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ध्यान देना, भारत में इस क्रांति के जो जनक हैं वह अरुण कृष्ण और हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। विश्व भर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है। कितना पहुंच चुका है? ध्यान देना, 50 मिलियन टन पहुंच चुका है, जो कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन टन था। यानी कि अगर वर्तमान की बात मैं करता हूं, पहले जो बात करता हूं 1900 पहले से पहले कितना था? 1950 से पहले उस समय था 2 मिलियन, लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है विश्व में? ये हो चुका है भाई 50 मिलियन टन हो चुका है। भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र जो 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, अब 4.7 मिलियन टन का उत्पादन करता है। यानी भारत के अंदर भी मत्स्य पालन की जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो पहले 50 वर्षों में केवल 60,000 टन जो प्राप्त करता था वो कितना है? 4.7 मिलियन। तो याद रखना, मछली उत्पादन को कर रहे हैं। उसके बाद में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है? चीन का। मछली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो चीन में होती है। और दूसरे नंबर पे किसका स्थान है? वो भारत का है। और अगर हमसे पूछा जाए कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, कौन सा कल्चर कहते हैं, तो बच्चे याद रखना PC कल्चर। हम इसे याद कैसे रखेंगे कि जो मछलियां होती हैं जब मार्केट से लोग लेके आते हैं तो पीस बनाकर यानी काट के दी जाती है, इसके लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? PC कल्चर। इसी के बाद देखिए, अब जानेंगे पीली क्रांति के बारे में। तो पीली क्रांति क्या है? भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में आता है। यानी कि जो पीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? तिलहन से है। और उत्पादन में आत्मनिर्भरता से है। किससे होगा भाई? याद रखना, तिलहन से। भारत में इस क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सैम पित्रोदा माने जाते हैं। किसके भाई? यानी कि पीली क्रांति के जो जनक हैं। और भारत का तिलहन उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो भारत का जो
तिल उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में? तो याद रखना तीसरा स्थान है। उसके बाद देखिए लाल क्रांति। जो लाल क्रांति है ये किससे संबंधित है, इस चीज के बारे में जानते हैं। भारत में लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से है। किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से है। इसके जनक जो हैं वो विशाल तिवारी हैं। यानी कि लाल क्रांति का जनक कौन है? वो विशाल तिवारी माने जाते हैं। भारत दुनिया का 5वें नंबर का मांस निर्यात देश है। यानी कि जो भारत है वो कौन से नंबर का भाई दुनिया का निर्यात देश है? वो 5वें नंबर का निर्यात देश है। भारत टमाटर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत जो है टमाटर उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो वीडियो को भाई ध्यान से पढ़ना और बस लास्ट बार इसी वीडियो को देख लेना। बाकी आप खुद देखोगे कि आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। आगे जानेंगे इसी के साथ हम लोग। कुछ हमारी क्रांतियां हैं और क्रांति से जड़ी जुड़ी हुई कौन सी क्रांति से कौन सी फसल या कौन से याद रखना किस चीज को रखा गया है। देखो जैसे गुलाबी क्रांति, जैसे अभी हमने पढ़ा कि श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध से है। तो देखिए श्वेत क्रांति किससे है? प्याज उत्पादन से है, झींगा मछली पालन से है। तो गुलाबी क्रांति किससे भाई? प्याज कैसी होती है? गुलाबी होती है। और झींगा मछली क्या होती है? याद रखना भाई ये भी कैसी होती है? गुलाबी। गोल क्रांति, गोल कौन होते हैं? आलू होते हैं। तो गोल क्रांति हो गई आलू उत्पादन से। काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। काली जो क्रांति है वो किससे रहेगी? ध्यान देना, वो रहेगी पेट्रोलियम उत्पादन से। अगर मैं बात करता हूँ बादामी क्रांति कैसी है, तो बादामी क्रांति है मसाला। तो बादाम कैसे हैं? मसाले में आते हैं। तो ध्यान देना भाई, मसाला क्रांति। अगर मैं बात करता हूँ भूरी क्रांति किससे है, तो जो भूरी क्रांति है उर्वरक जो खाद होता है, यूरिया होता है, वो कैसा होता है? सफेद रंग का, यानी कि भूरा होता है। तो ध्यान देना। या जो डीएपी होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। भूरी क्रांति किससे होगा? उर्वरक उत्पादन से होगा। खाकी क्रांति किससे है? चमड़ा उत्पादन से। यानी जो हमें खाकी चीज जो वस्तुएं बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है हमारी चमड़े उत्पादन से। उसके बाद में स्वर्ण जो क्रांति है वो किससे रहेगी? वो फल से और शहद उत्पादन से रहेगी। स्वर्ण क्रांति किससे है? फल उत्पादन और किस फल से और किससे? शहद उत्पादन से। रजत जो क्रांति रहेगी वो किससे रहेगी? वो रहेगी अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन। तो याद रखना जो रजत क्रांति है वो किससे रहेगी भाई? वो अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से रहेगी। उसके बाद में ग्रीन बोल्ड क्रांति जो है वो किससे रहेगी? वो चाय उत्पादन से रहेगी। अगर हरित सोना क्रांति की बात करता हूँ तो बांस उत्पादन से रहेगी। अगर मैं स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करता हूँ तो कपास उत्पादन से रहेगी। और अगर मैं फाइबर क्रांति की बात करता हूँ तो वो किससे रहेगी? जूट उत्पादन से रहेगी। जितनी भी क्रांतियां हैं वो आपकी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए ये बता भाई गेहूं और चावल से कौन सी क्रांति है, तो इससे हरित क्रांति होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो हम लोग कहेंगे दूध से संबंधित है। अगर हम लोगों से पूछ जाए, देखो देखो अभी मछली के बारे में था, किसके बारे में? लाल क्रांति किससे है? टमाटर से संबंधित है। इससे पहले हमने पढ़ा था नीली क्रांति किससे है? याद रखना मछली पालन से है। थोड़ा इन चीजों के बारे में ध्यान देना क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि विज्ञान के बारे में, यानी एग्रीकल्चर साइंस के प्रमुख जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी। देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे है? मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से। किससे है? मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से। कैसे याद रखेंगे? एपीकल्चर यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हनी बी कहते हैं। और याद रखना बी से पहले क्या होता है? ए आता है, तो एपीकल्चर। उसके बाद में देखिए ओबोरिकल्चर क्या होता है? ओबोरिकल्चर ये विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या रहेगा? ओबोरिकल्चर ये किससे है? ये विशेष प्रकार की झाड़ों, सॉरी वृक्षों और किससे है? झाड़ियों से। उसके बाद में ध्यान देना फेरोलिकल्चर किससे है? व्यापारिक स्तर पर फूलों फूलों का उत्पादन करने से। हार्टिकल्चर किससे है? ये आपके व्यापारिक स्तर पर यातायात के लिए घोड़ों एवं खच्चर का पालन करने से। मैरीकल्चर किससे है? समुद्री जीवों की कृषि से। पीसीकल्चर किससे है? मछली पालन से। सिल्वीकल्चर किससे है? वन संरक्षण से। सेरीकल्चर किससे है? रेशम की कीट पालन से। वर्मी कल्चर किससे है? याद रखना केंचुआ पालन से। विटीकल्चर किससे है? अंगूर के उत्पादन से। और कैसे याद रखेंगे? ओलेवी कल्चर किससे है? ये जैतून की कृषि से भाई। तो ये जितने भी कल्चर हैं ये क्या है? आपके महत्वपूर्ण कल्चर हैं, आपके पेपर में हमेशा देखने को मिला है। अगर किसी भाई को इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो 9991158666 पर क्या है वो व्हाट्सअप कर सकता है, नोट प्राप्त कर सकता है। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम क्या है? जीत मंत्रा। आप लोग वहां से भी नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी डिस्क्रिप्शन पे दे रखी हैं, आप लोग एक बार उस चीज को भी पढ़ लीजिए। इसी के बाद में आगे जानेंगे भाई हम लोग। ध्यान देना आगे की जो चीजें रहेंगी
इसी में जो पेडागोजी है यानी कि ईवीएस की जो संपूर्ण पेडागोजी रहेगी उसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि बस हर एक चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए बाकी की कुछ चीजें और रह रही हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जितने भी भाई हैं वो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी संपूर्ण पेडागोजी जो रहेगी एनसीईआरटी बेस वो आपको यहाँ से बताई जाएगी। देखिए उसके बाद पढ़ेंगे परिवार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवार के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में परिवार से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए एक बार हम लोग जानते हैं परिवार के बारे में। देखो अगर मैं परिवार की बात करता हूं तो परिवार जो है लैटिन भाषा के फेमुलस से बना है। किससे बना है? फेमुलस से। और अंग्रेजी में फेमुलस यानी कि जो परिवार है उसे क्या कहते हैं? उसे फैमिली कहते हैं। परिवार मानक समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई होती है। जो परिवार होती है वो क्या होती है? वो समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई होती है। और देखिए परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला है। तो ध्यान देना, जो परिवार होता है वो सामाजिक व्यवस्था की बात करूं या मैं ज्ञान की प्रथम बात करूं तो याद रखना, ये ज्ञान की बात करूं तो क्या होती है? प्रथम पाठशाला होता है। कौन? परिवार। परिवार के प्रकार, जो परिवार के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की परिवार के प्रकार होते हैं। पहला होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार कौन सा होता है इस चीज के बारे में जानते हैं। अगर मैं एकल परिवार की बात करूंगा तो एकल परिवार में ध्यान देना हमेशा, जिस जगह सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जहाँ पर बच्चे माता यानी कि माता पिता, उनके विवाहित बच्चे या दादा और दादी या चाचा चाची, जहाँ पर इंक्लूड सभी लोग होते हैं, या तो उनके विवाहित बच्चे भी ऐड हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? वो हमारा हमेशा संयुक्त परिवार कहलाता है। ध्यान देना एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। और संयुक्त परिवार की अगर मैं बात करता हूँ तो संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बनता है और यह बड़े होते हैं। इसमें माता पिता और उनके विवाहित बच्चे आते हैं, जैसे दादा दादी हो जाएगा। तो अब दादा दादी कैसे हो जाएंगे? जैसे मैंने कहा भाई, माता पिता, उनके बच्चे और उनके अविवाहित यानी बच्चे, तो अविवाहित बच्चे होंगे तो क्या होगा? उनके भी बच्चे होंगे। तो ये चीज ध्यान देना। चलिए इसी के बाद में हम लोग जानेंगे परजीविता और सहजीविता क्या होती है। परजीविता और सहजीविता के बारे में जानेंगे। तो परजीविता के बारे में जाने एक बार। वह जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आपको उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। ध्यान देना, परजीविता का मतलब होता है परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहेंगे और उन्हें नुकसान भी पहुंचाएंगे। जैसे आपने अंबरवेल के बारे में सुना होगा। अंबरवेल जो होती है वो अगर किसी भी पेड़ पे उसे डाल देते हैं या वो किसी भी पेड़ पर होती है तो वो धीरे धीरे करके उसी पेड़ को क्या है? नष्ट कर देती है। तो ये क्या होगी? परजीवी हो गई। तो ध्यान देना, जैसे जोक हो गया, अंबरवेल हो गया, जू हो गया। जोक है जो जिस भी जीव को चिपक जाएगी तो उससे क्या करेगी? वो खून पीती रहेगी, यानी कि दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रही है। अगर मैं बात करता हूँ जू की, जो जू रहेगी ये भी क्या है? ये व्यक्ति की क्या है? शरीर में से खून पीती रहती है। तो यानी कि ये किसी ना किसी, देखो जब किसी की जू हो जाए तो लोग सर को खुजाते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है। भैंस को हो जाए, जानवर को हो जाए तो भी उसे भी दिक्कत देगी। जो इंसान को चिपके या किसी जानवर को चिपक जाए तो ब्लड पीती रहेगी। अंबरबेल किसी पौधे पे गिर जाए तो उस पौधे को क्या है? नष्ट कर देगी या तबाह कर देगी। उसके बाद में जानेंगे सहजीविता के बारे में कि सहजीविता क्या होता है। तो ध्यान देना, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। जब दो जीव या पौधे जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसी प्रकार लाइकेन, शैवाल और फफूंदी सहजीविका के उदाहरण होते हैं। ध्यान देना, अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पशुओं के ऊपर, जो जंगलों में भैंस हमेशा चारा यानी कि इधर उधर घास वगैरह को खाती रहती हैं, तो उनके ऊपर कभी कभी बगुले, चिड़िया, को कौआ, ये सब लोग आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उनकी जुओं को खाते रहते हैं। तो वो क्या है कि वहां से वो प्लस पॉइंट हो रहा है। भाई वो तो वहां की जुओं को खा रहे हैं, यानी कि वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें क्या मिल रही है? उन्हें राहत मिल रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ चिड़िया जो भैंसों के कान में हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, तो वो उनके कान को साफ करती रहती हैं, तो उनके कान की गंदगी से वो अपना पेट भरती हैं। और उस जो पशु होता है उस पशु की क्या होती है? याद रखना कि जो कान होता है वो सफा हो जाता है यानी साफ हो जाता है, कहीं ना कहीं उससे भी बेनिफिट है और उससे भी बेनिफिट होता है। उसे कहते हैं सहजीविता, जहाँ एक दूसरे से फायदा पहुंचे। परजीविता क्या होती है? जहां पर एक जो व्यक्ति है या जो एक जो जीव रहेगा वो दूसरे जीव को क्या है? हमेशा नुकसान पहुंचाएगा।
चलिए आगे जानते हैं उसके बाद में जानवर के बारे में। देखिए तो जानवरों के बारे में जितने भी पॉइंट हैं उन्हें जानेंगे कि करके। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों रंग के कारण होते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं उनके ऊपर जो डिजाइन रहते हैं वो किसके कारण होते हैं, याद रखना, वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। रात में जागने वाले जितने भी जानवर होते हैं या जितने जीव होते हैं वो सफेद और काली ही चीज दिखाई देते हैं। यानी कि रात में जितने भी, जिन्हें रातचर जो जीव कहा जाता है, वो जितने भी जीव रहेंगे उन्हें सिर्फ दो ही रंग दिखाई देते हैं, या तो सफेद या फिर कैसी चीज दिखाई देती है, काली। जैसे उल्लू रहा, चमगादड़ रहा, इस चीज के बारे में ध्यान देना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के समय में जो छिपकली होती हैं वो एक लंबे समय के लिए आपको घरों में दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी तो वो क्या करती है, वो आपके घरों में बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। आपकी छत के ऊपर लगेगा भाई आपके बेड के ऊपर है, कभी गिर ना जाए, कभी किचन में गिर रही है, कभी घर के अंदर गिर रही है। लेकिन जैसी ही सर्दियां आती है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को छिपा लेती हैं, घर के किसी ना किसी कोने में जाके आराम से क्या है, लंबी निद्रा में चली जाती हैं। कुछ जानवर भूकंप, तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ध्यान देना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान या भूकंप आने की सूचना को पहले से ही भांप लेते हैं, और अगर वो उस समय उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हो जाती हैं, और जब उनकी एक्टिविटीज होती है तो इसका मतलब होगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उन जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं वो उन चीजों को समझ जाते हैं, और वो उस जंगल को क्या है, खाली कर देते हैं, वहां से पहले ही अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ था अंडमान निकोबार में, कब, दिसंबर 2024 के अंदर, कि वहां पर जंगलों के अंदर क्या आ गया था, एक बार तूफान आया था। तूफान आने की वजह से क्या हुआ था कि वहां के जो लोग हैं वो समझ गए थे और वहां से क्या हो गए थे, साइड हो गए थे। देखिए उसके बाद में ऐसा ही काम हुआ था गुजरात के भुंज में, गुजरात के भुंज जिले में, जहां पर 2001 के अंदर भूकंप आया था। वहां पर ये जब भूकंप आए थे तो वहां के जो पक्षियां हैं, उसके वहां के जो जीव हैं जंगलों के, उनकी एक अलग प्रकार की जो थी, याद रखना, आवाज थी। वो जंगल को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। तो वहां पर जितने भी लोग आदिवासी रह रहे थे उन वो लोग समझ गए कि यहाँ पर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, तो वो लोग भी उस जंगल को छोड़कर साइड हो गए। तो उन्होंने अपनी, उन सब ने अपनी भी अपनी जान बचा ली। इसके बाद में देखिए, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पुरानी भाषा है। तो जितने भी जानवर हैं, तो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो भी मानते हैं कि जो जानवर होते हैं उनमें भाई अपनी सुनने की, उन्हें देखने की या महसूस करने की अपनी कुछ पर्सनल शक्तियां होती हैं, या उनकी वे सभी क्या होती है, अपनी पुरानी भाषाएं होती हैं, जिस भाषाओं को वो एक दूसरे जानवर को देते हैं ताकि वो वहां पर अपने आप को सेव कर सकें या सेव बचा सकें। उसके बाद में जैसे डॉल्फिन आपने देखा होगा, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन होती है, जो डॉल्फिन मछली होती हैं, वो अजीब प्रकार की आवाज निकालती हैं, बच्चे की तरह आवाज निकालेंगी, और वो मछलियां एक दूसरे से बात भी करती हैं। याद रखना, समझदार जानवरों में डॉल्फिन का नाम भी बहुत कहीं पहले नंबर पर आता है। अगर मैं जानवरों में वैसे बात करता हूँ मछलियों में तो डॉल्फिन हो जाएगी, और वैसे बात करूंगा तो याद रखना चिंपैंजी हो जाएगा। उसके बाद में जानवरों का जो शिकार है वो क्यों किया जाता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। देखिए, हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, क्योंकि जो उसका दांत है, उसके दांत से बहुत सारी क्या है, चीजें बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं। इनके दांतों को कहाँ पर भाई, याद रखना, इनके दांतों से दवाइयां बनी जाती हैं। तो इसलिए हाथी को किसके लिए मारा जाता है, सिर्फ ओनली दांत के लिए मारा जाता है। गैंडे के सींग को भी किस लिए मारा, गैंडे को किस लिए मारा जाता है, गैंडे को मार देते हैं उसके लिए, किस लिए भाई, उसके सींग के लिए, क्योंकि उसकी जो सींग से महंगी महंगी दवाइयां बनती है मात्र इसी के लिए। और याद रखना, जो एक सींग वाले गैंडे के जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, आपका काजीरंगा, और काजीरंगा कहाँ है, आपका असम में। शेर को किसके लिए मारते हैं, शेर रहा, मगरमच्छ रहा और सांप रहा, उसको सिर्फ किसके लिए, उसकी खाल के लिए मारते हैं, क्योंकि इनकी खालों से विभिन्न प्रकार के क्या है, याद रखना, जैसे आपकी चमड़े की बेल्ट रहे, बैग रहे, जूते रहे, इनका सैंडल रहे, इनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो शेर, मगरमच्छ और याद रखना सांप को उनकी खाल के लिए मारते हैं। गैंडे को किसके लिए मारते हैं, गैंडे को उसके सींग के लिए मारते हैं। और अगर मैं हाथी की बात करता हूँ तो हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है। कुछ जानवरों की जो नींद होती है वो कितने समय के लिए सोते हैं, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, तो ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। गाय सिर्फ मात्र 4 घंटे सोती है। अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ जो होता है 2 घंटे सोता है। जो बिल्ली होती है वो 12 घंटे सोती है। तो बिल्ली 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे और गाय 4 घंटे। ये चीज ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है, ध्यान देना, ये भालू की तरह होता है, देखने में भालू जैसा, लेकिन भालू से अलग होता है। देखो, स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू से अलग होते हैं। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। कितने घंटे,
ये 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। यह 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं। कितने? इनके जो 40 वर्ष का जो इनका जीवन है, ये कितने पेड़ों में रहते हैं? 8 पेड़ों पर घूमते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ की क्या करते हैं, ये पत्तियां खाकर अपने पेट को भरते हैं। तो अगर मैं स्लॉथ की बात करता हूं तो ये करीब 17 घंटे तक पेड़ के ऊपर यानी पेड़ से उल्टा लटक कर ये क्या करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं 17 घंटे तक। और जीवन में ये 40 वर्ष में मात्र कितने पेड़ बदलते हैं? याद रखना, ये 8 पेड़ बदलते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो 40 वर्ष में जीवन भर में सिर्फ 8 पेड़ बदलते हैं। और एक सप्ताह में कितने? एक सप्ताह में ये सिर्फ उस पेड़ से नीचे उतरेंगे, सोच करेंगे, सोच करने के बाद में दोबारा उस पेड़ पर चढ़ जाएंगे, उसी पेड़ की पत्ती खाते रहेंगे। और जैसे ही उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाएंगी तो ये दूसरे पेड़ पर क्या है, चले जाएंगे। ये क्या होता है? स्लॉथ होता है। यहाँ से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जानेंगे बाघ के बारे में। बाघ से किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बाघ की बात करता हूँ तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ कितने गुना देख सकते हैं? 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। तो ध्यान देना, बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुई कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। किसकी वजह से? उसकी जो मूछ होती है उनकी वजह से। और बाघ अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। हम इंसानों से जो बाघ होगा वो 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है। उसके बाद में बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल लेता है। यानी बाघ को जैसा उसका सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के आधार पर जो बाघ होता है वो क्या करता है, वो अपनी आवाज को चेंज कर लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे बाघ अगर अपने इलाके से कहीं शिकार करने गया है तो वो उस इलाके के चारों तरफ मोस्टली क्या करता है, अपने मूत्र को छोड़ देता है। तो दूसरा अगर बाघ उसके इलाके में आएगा तो वो समझ जाएगा कि वो किसी दूसरे बाघ के इलाके में आ चुका है, इसलिए वो बाघ वहां से वापस चला जाता है। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि जो बाघ के जो कान रहेंगे वो दोनों डायरेक्शनों में क्या है, दोनों कान एक साथ घूम सकते हैं, ताकि वो आवाजों को क्या है, सुन सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ताकि वो ये जान सकें कि उनका जो शिकार है या कोई दूसरा जीव उनके पास तो नहीं आ रहा। उसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे नंदू हाथी के बारे में। ये सब आपके एनसीईआरटी, ध्यान देना भाई, ये सभी के सभी आपके एनसीईआर टॉपिक की जो बुक के अंदर है वहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो भाई याद रखना, आप लोग हमारे पास क्या है, व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर जो है वो 9991158666, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, कहीं ना कहीं जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हो। देखिए पढ़ेंगे नंदू हाथी के बारे में। नंदू हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। यानी जो हाथी होते हैं उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? कीचड़ और पानी में खेलने से इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर, काम नहीं भाई, कान, हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यानी कि जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं वो किसके काम आते हैं, वो गर्मियों में पंखे के समान यूज किए जाते हैं। तो हाथी जो होता है उन कानों को हिलाता है और अपने आप को क्या करता है, अपने शरीर की वो हवा करता है। तो ध्यान देना, 3 महीने का जो हाथी का जो बच्चा होता है वो कितने वजन होता है, उसमें 200 किलो वजन होता है। 3 महीने के हाथी में कितना वजन होता है, 200 किलो। और एक बड़ा वयस्क जो हाथी होता है वो 100 किलो तक क्या पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। इस चीज के बारे में ध्यान देना। यानी कि एक जो वयस्क जो हाथी रहेगा वो एक दिन में कितनी पत्तियां खाता है, 200 किलो। और एक 3 महीने के हाथी के बच्चे में कितना वजन होता है, 200 किलो तक वजन होता है। यानी एक वयस्क हाथी 100 किलो पत्तियां खाएगा, 200 किलो क्या होता है, उसमें वजन होता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे सोता है। जो एक हाथी होता है वो दिन में कितने घंटे सोता है, वो सिर्फ मात्र 3 से 4 घंटे सोता है, क्योंकि उसे खाना बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसलिए वो अधिकतर समय अपना खाना खोजने में और खाना खाने में ही समय बिताता है। उसके बाद देखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। जो हाथियों का झुंड रहेगा उस झुंड में या तो हथनियां के रहेंगी या फिर क्या रहेंगे, उन हथनियों के बच्चे रहेंगे। इस चीज के बारे में ध्यान देना। यानी कि जो वेस्ट हाथी होता है वो कभी भी हाथियों के झुंड में नहीं देखने को मिलता। इस झुंड में 10 से 12 हथनियां होंगी और बाकी उनके बच्चे रहेंगे। यानी एक झुंड के अंदर जो हाथियां रहेंगे यानी हथनियां जो रहेंगी वो कितनी होती है, 10 से 12 हथनियां होती हैं।
झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी रहेगी वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। जैसे आपके घरों में आपके दादाजी हैं, वो घर के क्या हैं, नेता रहते हैं। तो सेम कंडीशन यही होती है कि हथनियों के झुंड में जो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हथनी रहेगी वही क्या कहलाती है, वो हमेशा उस झुंड की नेता कहलाती है। 14 से 15 वर्ष तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी जो हाथी रहेगा वो कितने वर्ष तक रहता है, वह 14 से 15 वर्ष तक रहता है। और इस 14 से 15 वर्ष के बाद वो क्या होता है, वो खुद इस झुंड को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भैया मैं तो बड़ा बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे इस झुंड की आवश्यकता नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं क्या है भाई, मैं तो स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग एजुकेटेड होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ठीक है, माता पिता घर वाले कहीं भी रहो भैया, हम लोग अब बड़े हो गए, हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉब लग गया, हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे। तो सेम कंडीशन ये काम किसका होता है, हाथियों का। चलिए आगे जानते हैं उसके बाद में। अब लंगूर के बारे में जानेंगे कि जो लंगूर होता है, लंगूर से किस प्रकार से पॉइंट बनते हैं, आपके ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं लंगूर की बात करता हूँ तो देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। यानी कि उन्हें क्या करता है, उन्हें चौकन्ना कर देता है। चौकन्ना करने का रीजन होता है कि भाई कोई मुसीबत आ रही है। लंगूर जो होते हैं वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएंगे। ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के बाद में वहां पर वो परिस्थिति को भांपेंगे। अगर उन्हें कोई खतरा लगता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालकर वो अपने जो और साथी लंगूर होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, उन्हें वो संदेश पहुंचा देता है। और संदेश पहुंचाने के बाद में वो वहां पर क्या करता है कि वो लोग अपने आप को थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं कि भाई अब हमें सेफ रहना पड़ेगा, कोई ना कोई मुसीबत हमारी तरफ आ रही है। अब जानेंगे चूहे के बारे में। देखिए, चूहों को देखने की क्षमता कम, चूहे की जो देखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है भाई, वो कम होती है। लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अगर हमसे पूछा जाए जो चूहा होता है इसकी जो क्षमता, देखने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, वो कम होती है। और इसकी सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता क्या होती है इसकी, वो हमेशा अधिक होती है। अब पढ़ेंगे मगरमच्छ के बारे में। ध्यान देना मगरमच्छ के बारे में। इसके छोटे छेद होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जो मगरमच्छ होता है इसके आने की छोटे छोटे छेद होते हैं जो आसानी से हमें लोग दिखाई नहीं देते। अब जानेंगे छिपकली के बारे में। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान, यानी जो छिपकली होती हैं उनके छोटे छोटे छेद होते हैं कान की जगह। एक चीज ध्यान देना, तो जैसे कान होते हैं तो कान की जगह क्या होंगे, उनके छोटे छोटे छेद होंगे, छिपकली के भी और किसके भाई, मगरमच्छ के भी, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जानेंगे पश्मीना शॉल के बारे में। तो देखिए, पश्मीना शॉल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी हर एक जो वीडियो होती है, आपके जो हर जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे आपके लिए उसी बेहतरीन तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाई जाएंगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, इससे पहले मैं आपको मैथ पेडागोजी पढ़ा चुका हूँ महामैराथन क्लास को लेके। आज की जो हमारी महामैराथन क्लास रहेगी वो ईवीएस रहेगी। इसी तरीके से रोजाना आपकी महामैराथन क्लास आएंगी जिसमें हम संपूर्ण यानी कि सीडीपी या ऑल सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उसे कंप्लीट करेंगे। और किसी भाई को नोट्स चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दे रखा है वहां पर आप जाइए, वहां पर जो नंबर दे रखा है वहां से आप व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। पश्मीना शॉल की बात करता हूं तो जो पश्मीना शॉल है ये चांगपा जनजाति के लोग द्वारा बनाई जाती है। किस प्रकार की जनजाति, चांगपा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पर ये किसके द्वारा, बकरियों के द्वारा बनाई जाती है। मेरे भाई ध्यान देना, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये बकरियों के बालों से बनती है। तो अगर पूछा जाए कि पश्मीना जो शॉल है वह कौन सी जनजाति बनाती है, तो चांगपा। और ये किस प्रकार के जीव से बनती है, बकरियों के बालों से बनाई जाती है। ये जो शॉल होती है ये साल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनाई जाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति अपने हाथ से 250 घंटे काम करता है तो एक प्लेन साल का क्या करता है, निर्माण करता है। ये चीज ध्यान देना भाई। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। कितने स्वेटर, 6 स्वेटर जितना पश्मीना जो शॉल होगी वो गर्म होती है। जहाँ यह बकरियां रहती हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री से यानी कि कितना यानी 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चलता है। तो जिस जगह ये बकरियां रहती हैं वहाँ पर जो तापमान होगा वो 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक तापमान रहता है। यह बाल इतने महीन हो यानी कि इतने बारीक होते हैं या इतने पतले होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं। यानी कि हमारे जो बाल होते हैं सर के, एक बाल जो हमारा है इन बकरियों के 6 बाल के क्या होता है, बराबर होता है। यह महीने यह महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए मशीन के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। यानी कि ध्यान देना, सॉरी मशीनी कश्मीर, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में।
कि ये बाल इतने पतले होते हैं कि ये मशीन द्वारा नहीं बुने जा सकते, इसलिए कश्मीर के जो लोग होते हैं, जो चांगपा जनजाति होती है, वो जनजातियां क्या करती हैं, अपने हाथ से इन बालों को क्या करती हैं या इन शॉलों को बुनती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो मेरियोनो ऊन होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मेरियोनो ऊन जो होता है वो हमें भेड़ से प्राप्त होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि अंगोरा ऊन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि पश्मीना जो ऊन है जो हमें वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो भाई याद रखना बकरी से। इस चीज के बारे में ध्यान देना। अंगोरा अगर ऊन की बात आएगी खरगोश, मेरिनो ऊन की बात आएगी तो क्या रहेगा, भेड़, और अगर पश्मीना ऊन की बात आएगी तो बकरी से हमें ये चीज प्राप्त होती है। जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जितने फैक्टर बता रहा हूँ, सभी फैक्टरों का पॉइंटों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आगे जानते हैं हम लोग जानवर तथ्य के बारे में। तो देखिए, जानवर की अगर मैं बात करता हूँ तथ्य की, तो यहाँ से आपके एक एक करके पॉइंटों को जानेंगे। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यह जानवर अंडे देते हैं। ध्यान देना, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे सभी जानवर क्या देते हैं, वो सभी जानवर अंडे देते हैं। यानी स्तनधारी जो जीव होते हैं ये प्राणी जगत का एक समूह है। स्तनधारी जो जीव होंगे वो क्या होंगे, प्राणी जगत का एक क्या है, समूह है, जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, जो इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को, यानी कि जो नवजात शिशु को जो दूध पिलाती हैं, वो कौन सी होते हैं, उन्हें स्तनधारी जीव या प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, चमगादड़ हो गई, ये सभी कैसे जीव है, ये सभी आपके जो प्राणी है वो स्तनधारी प्राणी कहे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सरीसृप के बारे में, जिसे रेप्टाइल कहा जाता है। देखिए, रेप्टाइल उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वो ठंडे खून वाले होते हैं। यानी कि कैसे खून वाले होते हैं, ये ठंडे खून वाले होते हैं। और यह क्या करते हैं, ये अंडे, यानी कि इनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, अंडे से। जैसे सांप हो गया, सांप क्या देता है, अंडा। गिरगिट क्या हो गया, अंडा। छिपकली क्या है, अंडा। मगरमच्छ क्या है, अंडा। तो इनके क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। और मोस्टली सर्दियों में आप लोग लगभग इनकी जो संख्या है वो कम ही आपको ये दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि ठंडे खून वाले होते हैं। सर्दियों में ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करते हैं भाई, सही महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही गर्मियां होंगी तो आपको ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं हमेशा। और ये हमेशा क्या देते हैं, ये सभी लोग अंडा देते हैं। इसके बाद जानेंगे चींटियों के बारे में। देखिए, अगर मैं चींटियां की बात करता हूं तो चींटियां, दीमक और ततैया ये हमेशा समूह में रहती हैं भाई। चींटी, दीमक और ततैया की बात करूंगा, ये सब किस में रहती हैं, ये सभी की सभी किस में, ये सभी की सभी समूह में रहती हैं। इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी फार्मिक जो एसिड होता है वो इनके डंक में पाया जाता है। और चींटी भी एक कीट है, ध्यान देना। अगर मैं चींटी की बात करूं, ततैया की या दीमक की, सब क्या हैं, ये सभी के सभी एक क्या है, कीट माने जाते हैं। इसके बाद में चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। यानी जो चींटी सिपाही रहेंगे वो क्या करेंगे, वो बिल बिल का ध्यान रखते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। फोर्थ पॉइंट जानते हैं, चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती है। चींटियों की जो कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जोड़ी टांग होती हैं। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। अब इसके बाद देखिए, हम लोग जानेंगे रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। यानी कि जो रानी चींटी रहेगी वो कभी भी काम नहीं करती है, वह क्या करती है, वो चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रहती है। और वो क्या है, उसका काम जो होता है वो होता है अंडे देना। ध्यान देना इस चीज के बारे में। नोट करके एक चीज याद रखना, मकड़ी को एक जाले बनाने में 1 घंटे का समय लेती है। जो मकड़ी होती है वो हमेशा क्या करती है, वह एक जाले को बनाने में हमेशा 1 घंटे का समय लेती है। तो यह अकेली, और यह मकड़ी याद रखना, जो मकड़ी रहती है वो हमेशा अकेली रहती है। ये कभी झुंड में नहीं रहती है, चींटी की तरह, ततैया की तरह या दीमक की तरह। इसके हमेशा आपने अगर जाला देखा होगा, इसे बनाने में मात्र 1 घंटे का समय लेती है। और ये हमेशा उस जाले में स्वतंत्र यानी कि अकेली रहती है। इसके बाद जानेंगे मधुमक्खी के बारे में। जो मधुमक्खी के जो पालन को कहते हैं वो क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी की अगर मैं बात करता हूँ तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है। मैंने ये चीज अभी बताई थी आपको, देखो ध्यान देना, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो ये होती है आपकी चींटी, दीमक और ततैया है, ये सब क्या है, ये एक क्या है, ये एक कीट है। क्या है भाई, कीट है। देखो, इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है। इनमें क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। छत्ते में, या छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। जो छत्ते के अंदर क्या होते हैं, नर ड्रोन होते हैं। नर को कहा जाता है ड्रोन।
नर ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। यानी कि एक जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें तो एक रानी मक्खी पाएगी, उसमें कुछ नर मिलेंगे, और उसमें कुछ काम करने वाली जो मजदूर मक्खियां होती है वो होती हैं। जो नर होता है उसे ड्रोन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। जो मधुमक्खियां हैं वो किस पर मंडराती हैं? ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, तो याद रखना जो लीची के फूल है वो कब खिलते हैं? आपके फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलते हैं, तो याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लीची के फूल सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मिलते हैं। यह अक्टूबर दिसंबर यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। और जो ये मधुमक्खियां होती हैं अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में ये क्या है? ये अंडे देती हैं। तो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन पॉइंटों को ध्यान से समझना, और ध्यान से एक पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है। जैसे ये किसी फूल पर या किसी भी जगह गए और इन्हें रस मिल चुका है, तो वहां पर ये अगर बाकी की मक्खियों को बुलाएगी तो क्या करेगी? ये वहां पर एक प्रकार का डांस करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो वहां से जो डांस से वहां से कुछ वेव्स निकलती हैं वो दूसरी मक्खियां महसूस करती हैं। और महसूस करने के बाद में क्या करता है कि उन्हें पता चल जाता है कि भाई किसी ना किसी मक्खी को यहाँ पर क्या है? शहद मिल चुका है। चलिए अब उसी जगह चलते हैं, उसी फूल पे चलते हैं, वहां से हम शहद प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे मछलियों के बारे में। तो देखिए अगर मछली की बात करता हूं तो मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों के माध्यम से भेजती हैं। जो मछलियां होती हैं वो किसके माध्यम से वो तरंगे भेजती हैं? तो वो बिजली की तरंगों से एक दूसरे को चीजें भेजते हैं। अब मैं बात करता हूँ गिलहरी के बारे में, तो इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी होते हैं उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। यानी कि ध्यान देना, अगर गिलहरी किसी भी चीज को हमेशा काटती या कुतरती ना रहे तो इसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये किसी ना किसी चीज को हमेशा कुतरती रहती है, काटती रहती है, जिसकी वजह से उसके दांत है वो घिस जाते हैं और वो क्या होते हैं? कंट्रोल में रहते हैं। इसके बाद देखिए बात करता हूं मैं बिल्ली की। इसके दांत नकूले होते हैं। याद रखना, नकूले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? नकीले होते हैं भाई। और वो क्या करते हैं? मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब मैं बात करता हूँ गाय की। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। यानी गाय के जो आगे के दांत रहेंगे, गाय या भैंस के, वो हमेशा पत्तों को काटने के लिए होंगे। और पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के। आगे के दांतों से हमेशा वो घास को काटती है, और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, उससे उन घास को क्या करती है? चबाती है। अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सांप के बारे में। किसके बारे में? सांप के बारे में। देखिए अगर मैं सांप की बात करता हूँ तो हमारे देश में केवल 4 तरह के क्या है? जहरीले सांप पाए जाते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? एक तो नाग होता है, करेत होता है, दुबैया होता है, अफाई होता है। ये 4 प्रकार के सांप जो होते हैं वो भारत के अंदर विशेषकर जहरीले सांप माने जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके जो दांत दांत होते हैं, खोखले दांत होते हैं, उन खोखले दांतों को क्या करेगा? उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर क्या है? घुसा देगा, और उन अपने जहर को क्या है? उन दांत के माध्यम से अंदर भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस जहर के लिए उस व्यक्ति को एक सीरम नाम की दवाई दी जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे क्या देते हैं? उसे सीरम का एक इंजेक्शन होता है वो देते हैं। और इस सीरम का जो इंजेक्शन होता है वो भी किसी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। देखो, तो सांप के जहर से बनाया जाता है या सांप के ही जहर से एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? सीरम। और इस सीरम का प्रयोग जिनको कैंसर का रोग होता है उन्हें भी कौन सी डोज दी जाती है? उन्हें सीरम की डोज दी जाती है। और इस सीरम की डोज की वजह से लोगों के क्या है? जो बाल हैं वो हेयर, जो डेंड्रिफ या मैं कह सकता हूँ जो बाल होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। उसके बाद में सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा नहीं पाता है, बल्कि क्या करता है? पूरा का पूरा उसे निगल जाता है। जो सांप होता है उसके जो दांत होते हैं वो उनसे दांतों को चबाता नहीं है, हमारे और आपकी तरह रोटियों की तरह नहीं चबाता, पशुओं की तरह नहीं चबाता। वो क्या करता है? वो सीधा का सीधा किसी भी चीज को क्या करता है? सीधा निगल जाता है। निगलने के बाद में धीरे धीरे करके उसके अंदर जो एसिड होता है, अम्ल होता है, उससे उस चीज को क्या कर देता है? गलाना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। यानी कि जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं,
वो जमीन पर जो हुई कंपन होती है उसी के माध्यम से चीजों को सुन पाते हैं। और ध्यान देना, जो सांप जो सुनते हैं, सुन किसकी वजह से सकते हैं, तो जो सांप होते हैं वो त्वचा की वजह से सुनते हैं। या अगर त्वचा ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा, जो सांप होते हैं, बच्चा ध्यान देना इस चीज के बारे में, एक इनकी जबड़े की हड्डी होती है, उस हड्डी के माध्यम से, जबड़े की हड्डी के माध्यम से भी क्या होता है कि इनके दिमाग में एक तरंग हमेशा दिमाग में जाती है सेंसर के माध्यम से। और वो जो तरंग जो होती है वो कैप्चर कर लेती है कि अगर कोई मुसीबत है या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है। तो अगर जबड़े का ऑप्शन भी रहेगा, त्वचा नहीं है, तो वो भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन जो सांप होता है वो हमेशा जब जमीन पर रेंगता है तो जो जिस भी व्यक्ति की या सामने अगर कोई भी चीज आ जाती है, उसकी जो हलचल होती है, तो उससे कुछ वेव्स उस जमीन में उत्पन्न होती हैं, वो सांप की त्वचा से टकराती हैं, जिससे सांप समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज है। उसके बाद ध्यान देना एक चीज, इस चीज के बारे में, सपेरों के कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यानी कि एक कालबेलिया जो डांस होता है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, आप लोगों ने क्या देखा होगा, आपने बहुत सारी सांप की मूवी देखी होंगी या नाग नागिन की मूवी देखी होंगी। तो उन मूवियों में लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर इस तरीके से सांप टाइप की चीजें बना लेते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। तो आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, जैसे श्रीदेवी की मूवी थी, उसके अंदर क्या करती है, वो डांस वगैरह करती है, तो सांप टाइप की हमेशा हाथों को पोजीशन देती है। जितेंद्र कुमार की मूवी थी तो वहां पर भी क्या होता है, ध्यान देना कि वो भी सांप टाइप की पोजीशन करता है। तो जितनी भी ये सांप टाइप की जो पोजीशन होती हैं, किसी ने भाई सर पे इस तरीके से हाथ रख लिया या सांप की तरह काटने के लिए वो बार बार इस प्रयास कर रहे हैं, तो यही चीज क्या होती है, इसी को कहा जाता है कालबेलिया। कालबेलिया, इसे क्या कहा जाता है, इसे कालबेलिया कहा जाता है। सांप खेतों में, ध्यान देना, सांप खेतों में फसलों को, या जो सांप होते हैं वो खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि जो सांप होता है वो क्या करता है, वो चूहों को खा लेता है। अब देखो इसके बाद में, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। यानी जो सांप होते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि सांप के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो ध्वनि तरंगे होती हैं या जो तरंगे होती हैं उन्हीं को महसूस करते हैं। तो सांप, ध्यान देना कि जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, सांप सिर्फ शरीर को जो हिलाते हैं, वो जो बीन जो हिलती है उसी के सहारे वो जो सांप होता है अपने सर को हिलाता है, हमें लगता है भाई सांप जो है वो डांस कर रहा है। कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सांप किसके द्वारा चीजों को यानी देखता है या महसूस करता है, तो याद रखना वहां पर एक ऑप्शन था जीभ। तो भाई इसका आंसर एक जीभ भी हो जाएगा। जो जीभ बार बार, सांप हवा में जीभ को क्या करता है, जो सांप जो होता है वो बार बार जीभ को बाहर निकालता है हवा में। तो जो वेव्स होती है, मैंने क्या कहा, जो तरंगे होती हैं वो जीभ से टकराती है, तो वो महसूस कर लेता है कि सामने से कहीं ना कहीं क्या होता है, कि कहीं ना कोई चीज है। जैसे आपकी चमगादड़ देखती होगी, चमगादड़ को रात के समय में क्या होता है, सिर्फ काली और सफेद चीजों को ही देख सकता है। लेकिन जो चमगादड़ होती हैं ये अपने पंखों से इतनी प्रकार की वेव्स निकालती हैं कि अगर ये वेव्स, आपने देखा होगा कि चमगादड़ एकदम सामने आई और वो हमें टकराने से पहले इधर उधर कट जाती है, क्यों होता है, क्योंकि जो चमगादड़ होती है जैसे ही वो हवा के हमारे वो पंखों से हवा आगे की तरफ फेंकती है, तो वो हवा उससे टकराती है, वापस उसकी तरफ आती है। अगर हवा उसकी तरफ आ गई तो वो समझती है कि आगे कोई ना कोई खतरा है या कोई ना कोई रुकावट है, इसलिए वो हमेशा डायरेक्शन बदल देती है। इसके बाद ध्यान देना, कालबेरिया जाति, यानी कि कालबेरिया जो नाम एक जाति होती है, जिसके बड़े एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था रोशन नाथ जी। तो रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, वे बहुत आसानी से खतरनाक सांपों और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। और ध्यान देना इस चीज के बारे में, अगर मैं इसी की बात करता हूँ, अगर, तो जो ये रोशन नाथ जी थे, या जो कालबेरिया जो जाति होती है, इस जाति में ध्यान देना बच्चा आप लोग, अगर इसमें जाति की बात करता हूँ तो इस जाति के अंदर हमेशा जब शादियां होती हैं, तो शादी होने के बाद में जो यहाँ के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को सांप क्या करते हैं, सांप देते हैं। ध्यान देना, वो क्या करते हैं भाई, दहेज में क्या करते हैं, सांप देते हैं कालबेलिया जाति के। और उस कालबेलिया जाति के एक बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या था, रोशन दास, सॉरी रोशन लाल, जिन्होंने क्या है, जो जहरीले जितने भी सांप होते हैं उन सांपों को बहुत जल्दी वो क्या है, पकड़ लेते हैं। इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए वही चीजें सारी सारी एक बार ध्यान देंगे इस चीज के बारे में। देखिए कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे, वह बहुत आसानी से खतरनाक सांपों और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। इसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे केंचुआ के बारे में। तो देखिए अब केंचुआ के बारे में हम लोग कर एक एक पॉइंट जानेंगे। केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा पानी मिल जाती है। यानी कि जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में छेद बनाकर रहते हैं, और छेद बनाकर रहने से वो क्या करते हैं,
कि वो उस मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिसमें जो हवा होती है वो हवा जो होती है वो हवा निकल जाती है, पास हो जाती है, जिससे वो जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है, वो खनिज पूर्ण हो जाती है, जिससे वो जो जमीन होती है वो उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद में केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या बनती है, उपजाऊ बनती है। ध्यान देना, इससे पहले मैंने प्रारंभ में बताया था जो केंचुए होते हैं वो जमीन को क्या बनाते हैं भाई, उपजाऊ बनाते हैं। पत्ते हुए आपके, याद रखना, सड़ी गली जो चीजें होती हैं ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो आपकी ये जमीन यानी कि जो आपके केंचुए का जो मल होता है ये भी क्या करती हैं, ये आपकी उपजाऊ चीजें बनाती हैं। उसके बाद में केंचुए को किसान का क्या कहा जाता है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ध्यान देना, जो केंचुआ होता है उसे किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए पालन को वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी कल्चर कहा जाता है। जो केंचुए पालन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए भाई, वर्मी कल्चर कहते हैं। इसके बाद आगे जानेंगे हम लोग, देखिए मच्छर के बारे में। किसके बारे में, मच्छर के बारे में जानते हैं। अगर मैं मच्छर की बात करता हूँ तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम कितने भी ज्यादा ढक के गर्मियों के समय में हम जो छुप जाएं कितने भी कपड़ों में, लेकिन जो मच्छर होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं से हमारे जो कपड़े होते हैं, जो हमारे ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं उनके अंदर भी घुस जाते हैं और हमेशा गाना सगाते हैं गुन गुन करके। तो ऐसा होता क्यों है कि हमारे जो पैरों की पैर जो तलवे होते हैं उनकी जो गर्मी होती है हमारे शरीर की, उसी गर्मी के उससे वो जो मच्छर होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारी जो गंध होती है उससे क्या है, पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और ये मच्छर वहीं पर जाकर हमारे कान पर पिन पिन करते हैं। और क्या होता है, कभी कभी फिर हम उन मच्छरों को मारने के लिए उधर से उधर जो हाथ पैर होते हैं उन्हें हिलाते रहते हैं। उसके बाद में मच्छर पानी में अंडे देते हैं। जो मच्छर होते हैं वो अंडे कहाँ देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। डेंगू रहा, मलेरिया रहा, चिकनगुनिया रहा, बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मच्छरों के बचने के लिए जो उपाय होते हैं, मच्छरों से बचने के उपाय वो कौन कौन से होते हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, यानी कि जो पानी इकट्ठा हो गया रुका होगा उसमें मलेरिया वाले मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है और इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और हमारे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लावा मर जाता है। यानी कि जो मच्छर जो अंडा देता है पानी में, मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं, अगर हम उसमें तेल डाल देते हैं, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, ध्यान देना वो कैसा हो, मिट्टी का तेल हो, आपका डीजल हो, कोई भी हो, तो अगर हम उसे डाल देंगे तो उसमें जो पानी का, याद रखना भाई, क्या होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति रुक जाती है और जो उसमें जो मच्छरों का लावा होता है, जो अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे करके वहां पर मर जाते हैं। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो मलेरिया होता है वो किस प्रकार के मच्छर से होता है, तो बच्चा बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो किस मच्छर के काटने से होता है। ध्यान देना, इस चीज के बारे में आपसे ये क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके सभी लोग बताएं कि मलेरिया जो होता है वो किसके काटने से होता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ध्यान दीजिए, अभी मलेरिया के, देखो अभी आ गया ये मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है वो रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया था। मलेरिया के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो किसने बताया था, रोनाल्ड रोस ने बताया था। मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारत के कौन थे, मूल निवासी थे। रोनाल्ड जो रोस हैं वो कहाँ के, वो भारत के मूल निवासी थे। और किस राज्य से थे, वो उत्तराखंड से थे। किससे थे भाई, उत्तराखंड से। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। जो मलेरिया बुखार होता है उसमें क्या होती है, कपकपी और ठंड लगती है। इस चीज के बारे में ध्यान देना। मलेरिया मादा मच्छर एनीफिलीज के काटने से होता है, यानी कि जो मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, मादा मच्छर एनीफिलीज के काटने से, जो याद रखना, मलेरिया जो रोग होता है वो होता है। इसके बाद में जानेंगे कि मलेरिया को दूर करने की दवाई को, जो मलेरिया को दूर करती है वो दवाई कौन सी होती है, सिंकोना की होती है। और जो सिंकोना का पेड़ होता है उसकी छाल से मलेरिया की दवाई को बनाया जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि मलेरिया की दवाई को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ध्यान देना किससे, सिंकोना के पेड़ की छाल से उसे दूर किया जाता है। चलिए उसके बाद हम चीजों को जानते हैं भाई। ध्यान देंगे, अब करेंगे किसके बारे में, पक्षी के बारे में। किसके बारे में, पक्षी के बारे में। अगर मैं पक्षी की बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइनों के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, यानी कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग रंग के होते हैं या डिजाइन के होते हैं और वो उड़ने में उनकी मदद करते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब सर्दियां पड़ती हैं तो पक्षियां तो भाई ऐसा तो नहीं कि वो रजाई और कंबल में छुप जाती हैं, वो हमेशा अपने पंखों के अंदर अपनी गर्दन को भी छुपा लेती हैं। उनके जो अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें पंखों से ढक लेती हैं। तो उनके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, वो याद रखना हीटर का काम करते हैं, यानी उन्हें गर्म करने का काम करते हैं। समय समय पर
पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, यानी कि समय समय पर क्या होता है, कभी कभी पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। इसी के साथ ध्यान देना, गिद्ध के बारे में बात करें, किसके बारे में, गिद्ध के बारे में। देखिए, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। जो गिद्ध होता है, गिद्ध क्या होता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हें क्या करके खाकर उन्हें क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को, शवों को, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है, और ये क्या करते हैं, पर्यावरण और प्रकृति की सफाई करते हैं। गिद्ध को प्रकृति का सफाई करता भी कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकृति का सफाई करता किसे कहा जाता है, तो हमेशा ध्यान देना, गिद्ध को कहा जाता है। अब देखिए, एक दवा थी जिस दवा का नाम क्या था, डाइक्लोफेनाक। क्या था, डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा थी जो जानवरों को खिलाई गई थी, तो जिससे जानवरों की मृत्यु हुई, और जानवरों की मृत्यु होने के बाद में से गिद्धों ने उस दवा को खाए तो गिद्धों की भी कहीं ना कहीं उससे मृत्यु होगी। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उन जानवर को जो मृत्यु है वो, या जानवर जो गिद्ध हैं, वो गिद्ध हमें आजकल बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिले हैं। लेकिन जैसा आपको सबको पता है, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर किसका, श्री राम भगवान जो जन्मभूमि है उसकी क्या हो रही है भाई, अयोध्या के अंदर उसकी मूर्ति की स्थापना हो रही है। तो कहा गया है, या बहुत सारी यूट्यूबरों ने दिखाया है कि वहां पर गिद्ध आ चुके हैं। और गिद्ध का वो रूप किसे बता रहे हैं, वो गिद्धों का रूप बता रहे हैं, जटायु को। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो जो गिद्धों की जो संख्या कम हुई है वो किस दवा के कारण हुई है, वो हुई है डाइक्लोफिलोनॉक दवा के कारण हुई है। देखिए, और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु पशु की मौत हो जाती है तो उसके खाने से इनकी मृत्यु हो गई। नोट करके ध्यान देना, चील रहा, गिद्ध रहा, बाज रहा, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है। अगर पेपर में आ जाए चील, बाज और गिद्ध, ये मनुष्य से कितना गुना अधिक देख सकते हैं, तो 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो भाई इसीलिए एक बार कमेंट्स कर दो, जय सिया राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई सभी लोग कमेंट्स कर दीजिए एक बार, जितने भी लोग वीडियो के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट्स करें। इसके बाद में हम लोग डालेंगे चील के बारे में। किसके बारे में भाई, देखिए चील के बारे में जानते हैं। चील चूहे खाती है, क्या खाती है, चील भी चूहे खाती है, और जो सांप होता है वो भी चूहे खाता है। ध्यान देना भाई। तो चील की पूंछ होती है वो लंबी और खांचे वाली होती है। चील की पूंछ कैसी होती है, लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ध्यान देना, जो चील होता है, चील होती है वो सबसे ऊंची डाल पर हमेशा घोंसला बनाती है। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, और ये भी ध्यान देना, चील का जो घोंसला होगा वो सबसे बड़ा होता है। चील मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाता है। जो चील होता है वो मनुष्य से कितना अधिक देख सकती है, वो 4 गुना अधिक देख पाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। और जो चील होता है वो क्या करता है, इस घोंसले का 4 से फीट बड़ा इसका घोंसला होता है, और ये साल दर साल उस घोंसले का क्या है, प्रयोग या इस्तेमाल करता रहता है। चलिए, चील के बारे में हमने चीजें जानी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, उल्लू के बारे में। किसके बारे में भाई, उल्लू के बारे में। तो उल्लू के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो उल्लू अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगर मैं उल्लू की गर्दन की बात करता हूँ, तो लगभग 360 डिग्री तक उल्लू जो होता है वो गर्दन को घुमा सकता है। और मैं अगर अप्रोक्स की बात करता हूँ तो कितने डिग्री पर घुमा सकता है, 270 डिग्री पर घुमा सकता है। इसी के साथ उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो कैसी होती है, मनुष्य की तरह बिल्कुल सीधी होती हैं, बाकी और किसी पक्षी की नहीं होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। जो उल्लू होते हैं वो कैसा, तो ध्यान देना, वो सूखे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, रात्रि के समय जाग सकते हैं। उल्लू के झुंड को संसद कहा जाता है। उल्लू के झुंड को क्या कहते हैं भाई, उल्लू के झुंड को हमेशा संसद कहते हैं। इसी के बाद उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकते हैं, ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसे रात्रिचर प्राणी भी कहते हैं। और उल्लू जो होता है रात में जितने भी जानवर देखते हैं वो किसी भी चीज को काले या सफेद रंग को देख सकते हैं। किस रंग को, बस काले और सफेद रंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, गौरैया के बारे में। तो भाई एक बार कमेंट्स कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए, गौरैया की बात करता हूँ। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी हो गई, आईने के पीछे दीवार हो जाएगी, घड़ी हो जाएगी। या गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देना, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान देना आप लोग। अब जानेंगे मैना के बारे में। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को कैसे करती है, झटके से आगे पीछे करती है, याद रखना। अब बात करता हूं मैं फाख्ता के बारे में। देखिए, फाख्ता की अगर मैं बात करता हूं, तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की
मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, याद रखना मेहंदी के पेड़ में भाई, मेड़ में नहीं पेड़ में। तो ध्यान देना, जो फाख्ता पक्षी होता है ये क्या तो कैक्टस के जो कांटेदार जो पौधे होते हैं उनके बीच में, या फिर आपका क्या होता है मेहंदी मेहंदी का जो पेड़ होता है उसके बीच में हमेशा घोंसला बनाती है। अब बात करता हूँ मैं कौवा की, तो ध्यान दीजिए, कौवा काले पंखों वाला होता है और कांव कांव करता है। जो कौवा होता है जिसे हम कौवा कहते हैं भाई, क्रो कहते हैं, वो काले पंखों वाला होता है, क्या करता है कांव कांव करता है। और कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ध्यान दीजिए, कौवा भी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और चील भी ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ जाए कि सबसे ऊंची डाल पर जो घोंसला होता है वो किसका होता है, ऑप्शन में कौवा भी आ जाए, चील भी आ जाए, तो आपका राइट आंसर होगा चील। अगर ऑप्शन में चील नहीं है तो फिर आप क्या लगा सकते हो, कौवा यानी कौवा लगा सकते हो। अब उसके बाद में जानिए, कौवा के घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। यानी कि जो कौवा होता है उसके घोंसले में हमेशा लोहे के तार आपको देखने को मिलेंगे, और उसके घोंसले में कौवा अपने अंडों के साथ किसके अंडों की रक्षा करता है भाई, तो किसके अंडों की देखरेख करता है, कोयल की। कोयल एक जो है चालाक पक्षी होती है, वो क्या करती है, वो अपना कभी घोंसला नहीं बनाती। कोयल जो होती है वो कौवा कौवा जो होता है उसके ही घोंसले में क्या करती है, अपने अंडे दे जाती है। इसी के साथ आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कठफोड़वा चिड़िया के बारे में, कठफोड़वा चिड़िया के बारे में ध्यान देना। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। यानी कठफोड़िया जो चिड़िया होती है ये क्या करती है, पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छुपे कीड़ों को खाती है और घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। यानी जो कठफोड़ा चिड़िया होगी ये क्या करती है, यह हमेशा जो इसकी तो यानी कि जो तना होगा पेड़ का, उस तने में क्या छेद करके उनके कीड़े जो होते हैं उन्हें खाती है, दीमक वगैरह को खा जाती है, और बाद में क्या करती है, उसी के अंदर अपना जो घोंसला है वो बना लेती है। इसके बाद में कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़ों को खाता है। देखिए जो चीज बताइए वही चीज है। अब जानेंगे दर्जन चिड़िया के बारे में। तो देखिए, दर्जन चिड़िया अपनी नकुली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, और इसीलिए दर्जन चिड़िया को क्या कहा जाता है, इसलिए इसे टेलर चिड़िया भी कहा जाता है। अगर हमसे पेपर में पूछ जाए कि टेलर चिड़िया किसे कहते हैं, तो टेलर चिड़िया कहा जाता है दर्जन चिड़िया को। इसके बाद में मोर के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में बच्चे, ध्यान देना मोर के बारे में। तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नहीं मोर को क्या भाई, इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, घोषित किया गया था। इसलिए मोर को मारते नहीं है। अगर मोर को मार कोई व्यक्ति मारता है तो उसके ऊपर क्या है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए, उसी के बाद हम लोग जानते हैं वीवर पक्षी के बारे में भाई। एक बार हम लोग जानेंगे वीवर पक्षी के बारे में कि जो वीवर पक्षी है वो क्या होता है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो क्या है, 9991158665 इस नंबर पर क्या है व्हाट्सअप कर सकता है। और ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो क्या है, NCERT बेस है बच्चा, ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। तो भाई चलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। एक ही क्लास में आपकी मैराथन क्लास के अंदर हमारा पूरा ये प्रयास है कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही वीडियो में आपकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए आपको, और इसी वीडियो से आपकी जितनी भी ईवीएस के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे वीवर पक्षी के बारे में। देखिए, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो भी घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। ध्यान देना, वीवर जो नर पक्षी होगा वो क्या करता है, वो घर बनाता है, घोंसले बनाता है। और भाई क्या होती है, जो मादा जो वीवर पक्षी होती है वो उन घोंसलों को देखती है जिसका घोंसला सबसे बेहतरीन होगा। यानी कि जो कारीगर नर जो वीवर होगा, जो कारीगर अच्छा रहेगा, जो मिस्त्री अच्छा रहेगा, उसके घर में वो अंडे देती है। ध्यान देना, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्वयंवर हो रहा है भैया, जिसकी चीज अच्छी लगी उसी के घर में क्या है, वो अंडे देगी। तो उसके बाद में जानेंगे हम लोग कलचिड़ी के बारे में। किसके बारे में, कलचिड़ी के बारे में। देखिए, इंडियन रॉबिन के बारे में। तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच, पत्थरों के बीच। इन इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन वाले रुई सब बिछा रहता है। यानी जो कलचिड़ी होता है इसमें क्या होता है, इसमें नाजुक टहनी होती हैं, इसमें जड़ें होती हैं, ऊन वाले रुई सब बिछा हुआ आपको हमेशा मिलेगा। और ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है बच्चा, ध्यान देना, इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से हमेशा लाल होती है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कबूतर के बारे में। तो ध्यान देना, कबूतर की अगर मैं बात करता हूँ तो कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। जो कबूतर होते हैं वो कहाँ मकान वो घोंसला बनाते हैं, वह पुराने मकान या खंडर में अपना हमेशा घोंसला बनाते हैं।
नोट करना। कौआ की बात करूं, गिलहरी की बात करूं मैं, बिल्ली, चूहा, मौका देखते ही याद रखना कौवा की बात है भाई ये। चाहे मैं कौवा की बात कर रहा हूँ, गिलहरी की, बिल्ली की और चूहे की, मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों से ये अंडे को तोड़ भी देते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो ये बड़े भाई चालाक हैं। या तो ये अंडे चुराएंगे या फिर क्या करेंगे, अगर इन्हें आपत्ति हो रही है तो ये उस अंडे को क्या है नीचे, यानी कि उसके जो घोंसला होता है, उसका जो घर होता है, उससे उसे नीचे गिरा देते हैं। आगे जानेंगे इसके बारे में हम लोग पक्षियों की चोंच के बारे में। तो ध्यान देना, अगर मैं पक्षियों की चोंच की बात करता हूँ तो बाज रही, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक जैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। ध्यान देना, जो बाज होते हैं, चील होते हैं और गिद्ध होती हैं, ये जो मांसाहारी पक्षियां होती हैं, इनकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है और हुक जैसी क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। अगर मैं तोते की चोंच की बात करता हूँ तो तोते की जो चोंच होती है वो घुमावदार चोंच होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। इसी के बाद में अगर मैं बात करता हूँ कबूतर की, तो कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। ध्यान देना, कबूतर की चोंच की बात करूं, गौरैया की बात करूं, तो इनकी चोंच कैसी होती है, छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। और ये किसको तोड़ने में, ये अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। अब मैं बात करता हूँ मछली के बारे में। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस हो गया, बगुला हो गया आदि की चोंच लंबी होती है और पतली सुई जैसी होती है। यानी कि जो पक्षी मछलियों को खाते हैं तो इनकी जो चोंच होती है वो कैसी होगी, पतली होगी, लंबी होगी, सुई जैसी कैसी होती है, पतली होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ध्यान देना। कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पदन यानी कि फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। ये क्या होता है, ध्यान देना, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण जैसे हंस रहा, बतख रहा आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में कि जैसे आपकी बतख रही, ये क्या करते हैं, आपका बतख और जो हंस रहते हैं, ये कीचड़ के आसपास हमेशा क्या है, जीवों को या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं, कभी कभी मछली खाते हैं। तो इनकी जो चोंच होती है, जैसे इनकी चोंच में कोई जीव के साथ साथ, खाने के साथ साथ कीचड़ आ जाए, मिट्टी आ जाए, तो ये क्या करती है कि फिल्ट्रेशन जो नामक इनके ऊपर जो एक चोंच के ऊपर एक अलग से झिल्ली टाइप की होती है, वो क्या करती है, वो गंदगी को अलग कर देती है, जो उसका खाने का जो भोजन होता है उसे अंदर ले जाने में मदद करती है। इसे कहा जाता है निष्पदन चोंच के बारे में। इसी के बाद ध्यान देना इसके बाद में, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कुछ चोंचों के बारे में बता रखा है, तो इन चोंचों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो इन चोंचों के बारे में ध्यान देना भैया आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि जैसे ये इस तरीके से चोंच मुड़ी हुई है हुक टाइप में, किस टाइप में भाई, हुक टाइप में मुड़ी हुई है। ध्यान देना, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर चोंच इस तरीके से हुक टाइप में मुड़ी हुई है, तो जो चोंच होती है वो किसकी होती है, इस ये जो चोंच होती है मांस वाली मांसाहारी जीव की, यानी मांस को चीरने फाड़ने के लिए काम आती है, हुक जैसी जो चोंच होती है। अगर मैं बात करता हूँ, जो चोंच होती है लकड़ी में, एक ऐसे पतली थोड़ी इस तरीके से होती है, वो कैसी होती है, लकड़ी में छेद करने वाली चोंच होती है। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से, थोड़ी लंबी और इस तरीके से होगी, ये कहती है फूलों को रस चूसने के लिए काम आती है, फूलों के जो रस होते हैं उन्हें चूसने के काम आती होती है। अगर बिल्कुल पतली सी सुई जैसी इस तरीके से होगी, ये क्या होगी, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए काम आती है इस प्रकार से। और जो इस तरीके से होती है, ध्यान देना, जैसे आपकी कबूतर वगैरह की चोंच होती है, अगर इसकी बात करता हूँ तो ये कैसी होती है, ये चोंच हमेशा बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए काम आती है। और जो इस तरीके से जो चोंच होती है इस टाइप की, ये चोंच किसकी होती है, ध्यान देना भाई, ये चोंच होती है काटने के लिए होती है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। अब चलिए आगे जानते हैं इस तरीके से के करके। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, अलबरूनी के बारे में। किसके बारे में भाई, अब पढ़ेंगे हम लोग अलबरूनी के बारे में। देखिए अलबरूनी से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अलबरूनी जो है ये कहाँ से है, ये उज्बेकिस्तान से आई है। किस कहाँ से आई है, उज्बेकिस्तान से आया है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए जिनका नाम क्या था, अलबरूनी, जिनका नाम क्या है, अलबरूनी। और खासतौर से ये वे जो अपने देश से अलग हैं, यानी कि क्या है,
इन्होंने जो इस भारत के अंदर अपने देश से जो अलग चीजें देखी थी उन चीजों के लिए क्या कर दिया, इन्होंने एक पुस्तक में लिखना प्रारंभ कर दिया। और जिस पुस्तक का नाम क्या मान जाता है, जिस किताब का नाम होता है, देखिए अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या है भाई, ध्यान देना, किताब उल हिंद। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, अल बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान था। अल बरूनी नस बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। यानी अल बरूनी जो थे उन्होंने बहुत ही बारीकी से भारत के अंदर घूमे और चीजों को देखा, जो भी चीज इन्हें अच्छी लगी उनकी तो चीजों को ये ऑब्जर्वेशन किया और उन्हें अपनी किताब में लिखना प्रारंभ कर दिया, जिस किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद था। इसके बारे में ध्यान देंगे, अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान रह जाएंगे। अलबुरनी का कहना था कि यहाँ के जो लोग हैं ये तो तालाब बनाने में बिल्कुल माहिर हैं, अगर उज्बेकिस्तान के लोग इन तालाबों को देखेंगे तो वो तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने तालाबों का निर्माण किया है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंजों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इनका कहना था कि बड़े बड़े भारी पत्थरों और लोहे के कुंजों से सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ क्या है, चबूतरे बनाए गए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। ये किसने कहा था भाई, ध्यान देना, ये कहा था अल बरूनी ने। और अल बरूनी की जो पुस्तक है वो क्या है, याद रखना, किताब हिंद। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है यानी कि जो आपकी जो ईवीएस है वो समाप्त होती है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना ना भूलें। और जितने भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान देना, अगर किसी को नोट चाहिए तो वो हमारे 99911586 पर क्या है, कॉल, सॉरी, मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जीत मंत्रा। तो चलिए भाई, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले इसी तरीके से संपूर्ण क्या है, हम लोग मैराथन क्लास लेके चलेंगे सभी सब्जेक्टों की। जय हिंद, जय भारत, और याद रखना, जय श्री राम।